सिचुएशनल एनालिसिस, यहाँ पे दो वर्ड है, सिचुएशन और एनालिसिस। सिचुएशन का मतलब कि करंट सिचुएशन क्या है, करंट सर्कमस्टांसेस क्या है। जैसे कि कभी आप तबीयत खराब हो जाती है तो आप कहते हो कि हमारी तबीयत बहुत खराब है, यार इस वक्त मेरी तबीयत खराब है। तो इस वक्त खराब है यानी कि उस वक्त आपकी सिचुएशन खराब है, यानी उसका उस वक्त आपकी तबीयत सर्कमस्टांसेस सही नहीं है। एनालिसिस का मतलब कि उसकी डिटेल्ड एग्जामिनेशन करना, यानी कि आपकी अगर तबीयत उस वक्त खराब है तो क्यों खराब है, क्या फीवर है, क्या खांसी है, जुकाम है, बुखार है, क्यों है। आप उसके लिए टेस्ट करवाते हो, डिफरेंट मेडिकल टेस्ट होते हैं, टेस्ट करवाने में पता चलता है कि हाँ बुखार है, कितना डिग्री बुखार है, उसके लिए फिर आप जो है प्रिकॉशंस लेते हो। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन भी जो है अपने करंट सिचुएशन को एनालाइज करती है, करंट सर्कमस्टांसेस को डिटेल्ड एग्जामिन करती हैं डिफरेंट मेथड का यूज करके। तो वही सिचुएशनल एनालिसिस होता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की करंट कैपेबिलिटी क्या है, उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं, कस्टमर्स कैसे हैं, कस्टमर सेटिस्फाई है कि नहीं सेटिस्फाई, उनसे सही से कम्युनिकेशन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, जो कोलैबोरेटर्स हैं यानी कि जो कस्टमर्स के जो ऑर्गेनाइजेशन के रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, वो खुश हैं या नहीं खुश हैं, वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें जो भी रूल्स हैं, लॉज हैं, रेगुलेशन है, कहीं इनमें कोई चेंजेस तो नहीं हुआ है। तो इन सब को जो एनालाइज करते हैं, डिटेल एग्जामिन करते हैं, वही सिचुएशनल एनालिसिस हो गया। तो सिचुएशन एनालिसिस क्या हो गया, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट मैनेजर्स यूज टू एनालाइज ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इसमें जो मेथड होता है उसको जो है मैनेजर्स यूज करते हैं, किस लिए, अपने इंटरनल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के इन्वायरमेंट को समझने के लिए, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको भी समझने के लिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज, कस्टमर्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। तो जब आप एनालाइज करोगे, डिटेल एग्जामिन करोगे अपने सिचुएशन की, तो आपको अपनी कैपेबिलिटी, अपने कस्टमर्स के बारे में, अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में डिटेल से समझ में आता है, पता चलता है। तो इससे क्या होता है, मतलब सिचुएशन एनालिसिस में क्या हुआ, डिफाइंस वेयर आर यू टुडे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, मार्केट, कस्टमर एंड कंपटीशन। तो यहाँ पे सिचुएशन एनालिसिस जब आप करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जब सिचुएशन एनालिसिस करती है अपने, तो उससे उनको पता चलता है कि वो किस सिचुएशन में है, वो कहाँ पे हैं, प्रोडक्ट के मामले में, मार्केट कंडीशन के मामले में, कस्टमर के मामले में, कंपटीशन के मामले में कहाँ पे हैं, वेयर आर यू टुडे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, मार्केट, कस्टमर एंड कंपटीशन। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड होते हैं। देयर आर 5 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सिचुएशन एनालिसिस मेथड, जैसे कि स्वॉट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस, पॉटर 5 फोर्सेस एनालिसिस, 5C एनालिसिस और VRIO एनालिसिस। तो हमने स्वॉट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस और पॉटर 5 फोर्सेस एनालिसिस और VRIO पहले ही डिस्कस कर रखा है। आप जो है नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम 5C एनालिसिस को थोड़ा सा यहाँ पे रिव्यू करेंगे कि 5C एनालिसिस क्या होता है। देखिए 5C एनालिसिस एक तरीके का मार्केटिंग फ्रेमवर्क है। क्या है, मार्केटिंग फ्रेमवर्क टू एनालाइज द इन्वायरमेंट इन विच कंपनी ऑपरेट, यानी कि इन्वायरमेंट, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, जिस भी इन्वायरमेंट में ऑपरेट करती है, उसको एनालाइज करने के लिए 5C एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। 5C एनालिसिस में 5C है जिसको अच्छे से डिटेल्ड एग्जामिन किया जाता है। पहला सी है कंपनी, यानी कि कंपनी खुद के इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करती है, कंपनी अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को देखती है, अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को समझती है, कल्चर कैसा है, कल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है वो कैसा है, रिसोर्सेज उसके पास क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, लेटेस्ट है, अपडेटेड है या फिर आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज यूज़ करिए, एक्सपीरियंस उनके एचआर के एक्सपीरियंस कैसे हैं, एचआर के स्किल्स हैं या नहीं है, या फिर एचआर को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देना पड़ेगा। तो कंपनी पहले अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करती है, एनालाइज करती है। दूसरा फिर आता है कस्टमर्स। तो कस्टमर्स में मार्केट साइज, सेगमेंट, परचेजिंग हैबिट्स, उनका ट्रेंडिंग ट्रेंड्स क्या है, बाइंग प्रोसेस क्या है, ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है, परसीव्ड जो कस्टमर का परसीव है कंपनी के बारे में वो कैसा है क्या नहीं है, उसको एग्जामिन करना। कंपटीटर, यानी कि करंटली आपके कंपटीटर कौन है, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज थ्रेड्स उनके लिए कहाँ है, प्रोडक्ट को मार्केट वो कितना शेयर कर रहे हैं, यानी कि हमारा मार्केट शेयर कितना है, उनका मार्केट शेयर कितना है, वो कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हैं, हम कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस, फीचर्स, इन सब के बारे में कंपैरिजन करना। इसी तरह कोलैबोरेटर्स, नेक्स्ट क्या है, कोलैबोरेटर्स। कोलैबोरेटर्स यानी कि आपके साथ काम करने वाले, मिलकर काम करने वाले, जैसे सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, या फिर आपने किसी के साथ अलायंस कर रखा है, पार्टनरशिप कर रखा है, तो उनके बारे में उनकी क्या राय है, उनका क्या फीडबैक है, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, उसको एनालाइज करना। और वहीं पे दैट इज लास्ट कंटेक्स्ट या क्लाइमेट या इन्वायरमेंट, यानी कि जिस इन्वायरमेंट में आपका ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा होता है, यानी कि वो रेगुलेशंस, गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्डर्स आते हैं, सोशल और कल्चरल जो इन्वायरमेंट होता है, बिजनेस साइकिल्स, आप कौन से इन्फ्लेशन में हैं या फिर डिफ्लेशन में है, कौन से बिजनेस साइकिल के स्टेज पे हैं, लीगल टेक्नोलॉजी, इन सभी चीज़ों के मामले में आपको देखना होगा कि आप अप टू डेटेड है या नहीं है, आप सभी लॉज को, सभी रूल्स को सही से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसकी जो डिटेल्ड एग्जामिनेशन होती है वही सिचुएशनल एनालिसिस कहलाती है 5C के टर्म में। क्लियर, कंपनी, कस्टमर, कंपटीटर, कोलैबोरेटर, कॉन्टेक्स्ट एंड क्लाइमेट, या फिर इन्वायरमेंट पे आप उसको कह सकते हैं। तो कंटेक्स्ट होता है। तो 5C एनालिसिस, ये 5C जब आप एनालाइज करते हैं तो आपको, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कंडीशन के बारे में पता चलता है, अपनी सिचुएशन
सिचुएशन के बारे में पता चलता है कि क्या वो अप टू डेट है या नहीं है, क्या वो सक्सेस की तरफ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एकदम कॉम्पिटेबल है या नहीं है, कॉम्पिटेंट है या नहीं है। तो इस एनालिसिस के बेसिस पे पता चलता है। और जब आप एनालाइज करते हो और कहीं पे भी आप पीछे रहते हो तो फिर आप उसके लिए स्ट्रेटजी बना के एक अच्छा सा स्ट्रेटजी डेवलप करके आप उसको अचीव करने की कोशिश करते हो। आप सपोज करें कि अचानक से गवर्नमेंट ने कोई रूल रेगुलेशन चेंज कर दिया, आपको पता ही नहीं है, तो जब आप उस एनवायरमेंट को, सी को, कंटेक्स्ट को या फिर क्लाइमेट को जब एनालाइज करोगे तभी तो आपको पता चलेगा अच्छा ये नया रूल आया है, इसको आपको फॉलो करना है, नहीं तो फिर आपके ऊपर फाइन लग सकता है। ठीक, मार्केट में नया कंपटीटर आ गया या फिर उसने जो है प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया और आप जो है अभी पुराने तरीके से प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो या फिर प्रोडक्ट को जो है बना रहे हो, तो इससे भी आपको कहीं ना कहीं खतरा है। तो जब आप उस सी को यानी कि कॉम्पिटिटर वाला सी एनालाइज करोगे, डिटेल एग्जामिन करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि कंपटीटर क्या कर रहा है, तो उसके हिसाब से जो है आप स्ट्रेटजी डेवलप करते हो। तो इसलिए कंपटीटर की स्ट्रेटजी आपको डेवलप करना जरूरी है। इसी तरीके से सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, इनसे भी आपको जो है लगातार इनको भी एनालाइज करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, जरूरी नहीं कि आपके साथ रहेंगे, हो सकता है कि किसी दूसरे कंपटीटर का वो प्रोडक्ट यूज़ करने लग गए या फिर किसी दूसरे कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं या वो आपसे खुश नहीं है, तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा। कस्टमर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट सी है कस्टमर। क्या मार्केट साइज सेगमेंट, मतलब कस्टमर आपके बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, कस्टमर हैप्पी है या नहीं है, उनकी परचेजिंग बढ़ रही है या नहीं है, ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है, इन सब कुछ चीज़ों को देखना। और फिर प्लस कंपनी के अंदर के रिसोर्सेज के बारे में जानना कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स जो है वेल ट्रेंड है, एक्सपीरियंस्ड है, स्किल्ड है या नहीं है, हमारे पास जो रिसोर्सेज होने चाहिए वो रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है, पता चल ऑर्डर ज़्यादा आ रहा है और हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, टेक्नोलॉजी हमारे पास अप टू डेटेड है या नहीं है, गोल्स ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसको अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या हम अपने गोल्स की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं या नहीं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। इन सबको जब आप एनालाइज करते हैं तो आपको अपनी करंट सिचुएशन के बारे में पता चलता है, और जब आपको करंट सिचुएशन के बारे में पता चलता है तब आप उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी डेवलप करके आगे को मूव ऑन कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन एनालिसिस होता है कि आपकी सिचुएशन, आपका करंट स्टेट बताता है, चाहे वो प्रोडक्ट के टर्म में हो, चाहे वो मार्केट के टर्म में हो, चाहे वो कंपटीटर के टर्म में हो, चाहे वो किसी कंटेक्स्ट या क्लाइमेट के टर्म में हो। स्वॉट एनालिसिस, SWOT एनालिसिस, ये एक सिचुएशन एनालिसिस का टेक्निक है। सिचुएशन एनालिसिस यानी कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, करंट स्टेट क्या है आपका, इसको अगर आपको जानना है तो आप इस स्वॉट एनालिसिस का टेक्निक का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये आपको बताएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपको कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपको थ्रेट यानी खतरा किन चीज़ों से है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन इस टेक्निक का यूज़ करती हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनके इंटरनल स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट किन चीज़ों से है। अब सपोज करें कि एग्जांपल के तौर पे हम एक लें कि आपको सपोज करें कि आपका एग्जामिनेशन आने वाला है, तो अब स्वॉट एनालिसिस करेंगे आपको पता है कि अपॉर्चुनिटी क्या है कि एग्जामिनेशन आने वाला है, वहाँ पे जो है आप अच्छे मार्क्स ला के डिस्टिंक्शन पा सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड से पास हो सकते हैं। थ्रेट क्या है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अगर पढ़ाई नहीं किए तो एग्जामिनेशन में आप फेल हो सकते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ क्या, वीकनेस क्या है, इसको भी एनालाइज करना है। स्ट्रेंथ यानी कि आपके कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अच्छे से तैयार हैं, लेकिन वहीं पे वीकनेस भी होगी कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपको अच्छे से तैयार नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपको नहीं आते हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसके बुक्स ही नहीं होंगी आपके पास। तो ये वीकनेस है, ये वीकनेस है कि आपको सब्जेक्ट तैयार नहीं है, और थ्रेट क्या है कि उसकी बुक भी नहीं है, तो ये थ्रेट हो गया। तो आपको इन चीज़ों को एनालाइज करना होता है, उसके बाद फिर आप फाइनली जो है आपका एग्जामिनेशन को फर्स्ट डिवीजन से पास करके गोल को अचीव करना होता है। तो करंट सिचुएशन क्या है, जब आप ये जानेंगे तभी तो एक स्ट्रेटजी बना पाएंगे और फिर उस जो गोल है उसको अचीव कर पाएंगे। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी अपने करंट सिचुएशन को आइडेंटिफाई करती है, अपने स्ट्रेंथ को, वीकनेस को और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कौन सी अपॉर्चुनिटीज थ्रेट है उसको आइडेंटिफाई करके स्ट्रेटजी डेवलप करके जो है गोल को, अपनी ग्रोथ को करती है, अपने सक्सेस को अचीव करती है। क्लियर? तो ये क्या हो गया, एक स्टडी हो गया जो कि ऑर्गेनाइजेशन करती है, जिससे कि उसको अपने इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चलता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थ्रेट हैं, उसके बारे में पता चलता है। तो स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेंथ आर फैक्टर विच द कंपनी होल्ड एक्सपर्टीज इन एंड कंट्रीब्यूट टू द कंटिन्यूअस सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया कि आपकी एक्सपर्टीज, अब आपको पता है कि एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो आपको जिसमें स्ट्रेंथ होगा उसमें कहीं ना कहीं आपका एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, हेल्प करेगा, क्योंकि आपको उसमें स्ट्रेंथ है आपकी, यानी मार्केटिंग सब्जेक्ट आपका अच्छे से तैयार है, तो एग्जामिनेशन में उसमें मार्क्स अच्छे आएंगे, जिससे कि ओवरऑल जो आपका परसेंटेज वो भी अच्छा आएगा। दीज आर द बेसिस फॉर द कंटिन्यूड सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड विल असिस्ट इन गेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन मिशन। तो ये जो स्ट्रेंथ होती है ना, ये कंटिन्यूड सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करती है। इसी तरीके से वीकनेस है। वीकनेस क्या है, वीकनेस आर फैक्टर्स दैट प्रिवेंट एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम मीटिंग इट्स मिशन एंड अचीविंग फुल पोटेंशियल।
अब आपको एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीजन लेके आना है, बल्कि डिस्टिंक्शन लेके आना है, लेकिन मार्केटिंग सब्जेक्ट तो अच्छे से तैयार है लेकिन फाइनेंस सब्जेक्ट आपका अच्छे से तैयार नहीं है। तो फाइनेंस अच्छे से तैयार ना होने की वजह से आप हो सकता है कि ओवरऑल परसेंटेज आपका मिनिमम गिर जाए, फर्स्ट डिवीजन की बजाय सेकंड डिवीजन आ जाए, थर्ड डिवीजन आ जाए। तो वीकनेस क्या होगा कि ये प्रिवेंट करता है, यानी रोकता है आपके मिशन को अचीव करने में। तो ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मिशन होगा, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई वीकनेस है तो वो उसके मिशन को अचीव करने में हर्डल करता है, रोकता है, ये हैम्पर करता है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को, ग्रोथ को, तो वो वीकनेस कहलाता है। देन है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज का मतलब कि आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी स्कैन करना है और देखना है कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं। भाई ऐसा तो नहीं कि आपने एक बार काम कर दिया उसके बाद आप बैठ गए, नहीं, आपको और इंप्रूव करना होता है और अच्छे से तैयारी करनी होती है। तो अपॉर्चुनिटीज यही चीज़ है कि अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना हो, ग्रैब तभी कर पाओगे, तभी आप ग्रोथ करोगे। ग्रोथ कब करोगे? जब अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करोगे। अब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप उसको ग्रैब ही नहीं कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज मार्केट में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अवेलेबल है लेकिन आपको पता ही नहीं है। तो अपॉर्चुनिटीज़ को भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और स्ट्रेंथ के बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज़ देखिए और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके और ज़्यादा ग्रोथ करिए। और नेक्स्ट है थ्रेट। थ्रेट का मतलब खतरा, किन चीज़ों से खतरा है। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये भी देखना चाहिए तो किन चीज़ों से खतरा है। आप सपोज करें कि आपके पास पुरानी मशीन आप लेके जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं और सामने कंपटीटर आया, वही प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और उसी प्रोडक्ट को न्यू टेक्नोलॉजी से डेवलप करा और कम प्राइस में मार्केट में लॉन्च कर देती है। थ्रेट है। तो आपको इन चीज़ों को भी ऑब्जर्व करना है कि किन किन लोगों से आपको खतरा है, और जो है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटजी बना के उस थ्रेट्स को भी डील करना होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, हम स्ट्रेंथ को एज इट इज़ मेंटेन रखते हैं, वीकनेस को रिमूव करते हैं, वीकनेस जो भी है उसको हटाते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ को इन्वायरमेंट में पता करके उसको ग्रैब करते हैं, और थ्रेट्स यानी खतरे को हम रिमूव करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। क्लियर। तो ये स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट हो गए। आप सपोज करिए कि इसमें क्वेश्चन हम एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं ना कि हमें जानना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। अब स्ट्रेंथ के जानना है तो स्ट्रेंथ के लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट डू यू डू वेल, आप सबसे अच्छा काम क्या करते हो। एग्जामिनेशन में एनालिसिस कर रहे हो अपनी स्ट्रेंथ को, तो आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा आता है, कौन सा सब्जेक्ट है जो अच्छे से तैयार है, सभी सब टॉपिक्स आते हैं आपको, तो वो आपकी स्ट्रेंथ हो गई। व्हाट यूनिक रिसोर्स कैन यू ड्रॉ ऑन, यानी कि रिसोर्सेज कौन से हैं। मार्केटिंग के लिए मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट बुक्स रखे हैं, तो वो आपके रिसोर्स हो गए, आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। लेकिन फाइनेंस वीक है और फाइनेंस के लिए बुक्स भी नहीं है, तो ये थ्रेड भी हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है एनालिसिस कर सकते हो। व्हाट डू अदर सी एज योर स्ट्रेंथ, सामने वाले जो अदर आपके दोस्त होंगे, फैमिली फ्रेंड्स होंगे, फैमिली है, वो आपके अंदर क्या देखते हैं कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से तैयार है, तो उनसे भी आपको सजेशन मिल जाता है कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ होगी। इसी तरीके वीकनेस से भी व्हाट कुड यू इंप्रूव, आपको देखना है कि क्या आप इंप्रूव करना है आपको, आप उस पर फोकस करिए। वेयर डू यू हैव फीवर रिसोर्सेज देन अदर, यानी कि सामने वाले के पास फाइनेंस की बहुत सारी बुक है लेकिन आपके पास फाइनेंस की बुक ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी वो वीकनेस है। यानी कि सामने वाले के पास रिसोर्सेज हैं, कंपटीटर के पास रिसोर्सेज हैं लेकिन आपके पास रिसोर्स नहीं है, तो ये आपकी वीकनेस है। जैसे कि अभी एग्जांपल दिया कि ऑर्गेनाइजेशन के पास पुरानी टेक्नोलॉजी है और सामने जो कंपटीटर आया उसके पास न्यू टेक्नोलॉजी थी, ये वीकनेस हो गई आपकी कि आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे, आपकी ग्रोथ, आपका सक्सेस रुक सकता है। व्हाट अदर लाइकली टू सी एज वीकनेस, दूसरे लोग आपके अंदर क्या वीकनेस देख रहे हैं इसको भी जानिए, इससे आपकी वीकनेस पता चलेगी और आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। देन अपॉर्चुनिटीज, तो इसको भी पूछिए व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर ओपन टू यू। अब ये कैसे पता चलेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्कैन करके, एनवायरमेंटल स्कैनिंग टॉपिक पढ़ी आपने, तो जब आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है। अब आपको चेस अच्छे से खिलाता है, चेस खेलना, आपको चेस में कोई हरा नहीं सकता, ये आपकी स्ट्रेंथ है। लेकिन आप टूर्नामेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो कब कहाँ कैसे टूर्नामेंट हो रही है आपको इसके बारे में पता ही नहीं, तो आप क्या चेस खेल के कितना भी अच्छा खेल लो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना जरूरी है। व्हाट ट्रेंड कुड यू टेक एडवांटेज ऑफ, कौन से ट्रेंड चल रहे हैं मार्केट में जिसका आप एडवांटेज ले सकते हो। क्लियर। हाउ कैन यू टर्न योर स्ट्रेंथ इनटू अपॉर्चुनिटीज़, अपनी स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे बदल सकते हो, इसको भी आपको एनालाइज करना होगा। एनालाइज करके स्ट्रेटजी बना के उसको ग्रैब करना होगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट दैट इज थ्रेट। थ्रेट यानी व्हाट थ्रेट कुड हार्म यू, कौन से लोग हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके गोल को अचीव करने के लिए कौन से लोग हैं जो हर्डल कर सकते हैं, आप उनको पहचानिए और उनको रोकिए। व्हाट इज योर कंपटीशन डूइंग, आपका कंपटीशन यानी कि आपका कंपटीटर क्या कर रहा है उसको देखिए, समझिए कि कंपटीटर क्या कर रहा है। व्हाट थ्रेट डू योर वीकनेस एक्सपोज यू टू, यानी कि कौन से खतरे हैं। व्हाट थ्रेट डू योर वीकनेस, यानी कि कौन से वीकनेस है जो आपको थ्रेट पहुंचा रहे हैं, उसको भी आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि वीकनेस है तो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए एक खतरा है, कमजोरी है तो खतरा है, और उसको भी रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दैट इज थ्रेट।
क्लियर। तो अब एग्जांपल देखें हम एक, तो स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ आप समझो कोई कंपनी है, ठीक है, जो कि डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करी है, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, सेम डे डिलीवरी विद इन द सिटी, यानी सिटी के अंदर वो सेम डे डिलीवरी दे रहा है, तो उसकी स्ट्रेंथ हो गई। अर्बन कोर हैज़ 1 आवर डिलीवरी एक्सपेक्टेशन, यानी कि अर्बन सिटीज़ में जहाँ वो डिलीवर कर रहा है वहाँ पे एक ही घंटे में वो डिलीवर कर दे रहा है, ये उसकी स्ट्रेंथ हो गई। क्लियर। हाई क्वालिटी फूड्स, वो अच्छी क्वालिटी का फूड्स दे रहा है, 200+ ड्राइवर्स उसके यहाँ पे हैं, ये भी उसकी स्ट्रेंथ हो गई। ट्रस्टेड एंड हाई प्रोडक्ट सेल्स एक्सपोजर, ये क्या है, उसकी स्ट्रेंथ है, इसका यूज़ कर सकता है। लेकिन वहीं पे वीकनेस क्या हो सकती है, सपोज कॉस्टली, कॉस्टली ज़्यादा है, तो ये उसकी वीकनेस है। नो मंथली सब्सक्रिप्शन ऑप्शन और स्किल्ड पेमेंट अरेंजमेंट, यानी कि उसके ऐप पे कोई भी मंथली सब्सक्रिप्शन ऑप्शन नहीं है या फिर स्किल्ड पेमेंट अरेंजमेंट नहीं है, तो ये भी उसकी वीकनेस हो गई। इन एसेसिबल टू ए लार्ज कंज्यूमर ऑडियंस, बहुत सारे लोगों को वो एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं उसको, ठीक है, तो ये भी उसकी जो वीकनेस हो गई। पार्सली ऑप्टिमाइज एसईओ, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी जो है वो कुछ खास उसका नहीं है, तो ये उसका वीकनेस हो, यानी कि जो गूगल पे जब सर्च करते हैं कि रेस्टोरेंट नियर बाय मी, तो उसका सजेशन में आता ही नहीं है, पहले पेज में शो नहीं होता, तो ये उसकी वीकनेस हो गई। तो इसको उसको क्या करना है, रिमूव करना है, मिनिमाइज करना है, हटाना है, ठीक है। देन अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं, ऑप्टिमाइज करंट मोबाइल ऐप फॉर रिस्पॉन्सिवनेस एंड बिल्ट इन फीडबैक, यानी कि आप मोबाइल ऐप लॉन्च कर सकते हो, मोबाइल ऐप ऑलरेडी है तो उसको ऑप्टिमाइज करिए, करंट रिस्पॉन्स मिले, कि जैसे कोई भी आए रिस्पॉन्स मिले। आपने अगर जोमेटो या स्विगी ऐप देखा होगा तो आप देखिए कि क्विकली सारी चीज़ें क्विकली होती हैं वहाँ पे, तो वो उसकी स्ट्रेंथ हो जाती है। अट्रैक्ट ए लार्ज वाइडर टारगेट ऑडियंस, एक लार्ज और वाइडर टारगेट ऑडियंस को अचीव करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि आपने खोल दिया लेकिन आप कुछ ही लोगों को डील कर रहे हैं, आपका जो रेंज है वो बड़ा होना चाहिए। SEO फोकस कैन हेल्प ड्राइव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ ट्रैफिक एंड इंप्रूव ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल्स रैंकिंग। तो SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप जब करेंगे आपकी उसकी रैंकिंग अच्छी होगी, तो बट अब ऐसी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक भी आपके पास आएगा, तो उसको भी आपको इंप्रूव करवा सकते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी है। SEO इंप्रूव करेंगे सेल्स बढ़ेगा। वहीं पे थ्रेड भी हो सकता है, कैन ऑपरेट एट ए लॉस ड्राइव अवे कॉम्पिटिशन, यानी कि आप लॉस पे भी ऑपरेट करना पड़ सकता है कॉम्पिटिशन की वजह से। कॉस्टली स्टेट लॉस टू ओवरसी ग्रॉसरी डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी अंडर रिव्यू एंड एवोल्यूशन, यानी कि स्टेट लॉस की वजह से कॉस्टली भी आपके लिए वो चीज़ें पड़ सकती हैं। तो ये भी थ्रेड्स हैं, तो उसको भी आपको किस तरीके से डील करना है वो आपको देखना होगा, स्ट्रेटजी उसके लिए बनानी होगी। तो अगर देखा जाए तो इसके एडवांटेज क्या हो गया कि कंसोलिडेट स्ट्रेंथ, यानी कि आपके स्ट्रेंथ को कंसोलिडेट करता है, सारी सभी स्ट्रेंथ को। मिनिमाइज वीकनेस, वीकनेस को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, जब एनालाइज करेंगे वीकनेस पता चलेगा तभी तो आप मिनिमाइज कर पाएंगे। हेल्प टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज जो भी है इन्वायरमेंट में उसको एनालाइज करके आप उसको ग्रैब करने में हेल्प करता है। मिनिमाइज थ्रेट, थ्रेट को मिनिमाइज करता है। फैसिलिटेट्स प्लानिंग, बट ऑब्वियस होता है कि आपको आगे चल के कैसे प्लान करना है उसमें हेल्प करेगा। जब आपको एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीजन लेके आना है, आपको जब अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता रहेगी तभी तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर पाओगे कि हाँ मुझे मार्केटिंग पे कम टाइम देना है, फाइनेंस पे ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि फाइनेंस वीक है तो जो भी पोर्सन वीक है उस पर ज़्यादा मेहनत करनी है, तो प्लानिंग आप कर सकते हैं। फैसिलिटेट अल्टरनेटिव चॉइसेज, यानी कि उसके अल्टरनेटिव चॉइसेस भी अवेलेबल आपको होंगे और उसको जो है हेल्प अचीव करने में हेल्प करता है। हेल्प टू इनोवेट, इनोवेशन के लिए आपको हेल्प करेगा। इंश्योर सर्वाइवल एंड सक्सेस, और अगर आप सही तरीके से अपनी एनालिसिस करते हो, आपको अपनी कमजोरी अपनी स्ट्रेंथ सारी चीज़ें पता है, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ है, थ्रेट किन से है, तो आप जो है इसको डील करोगे, उसको हटाओगे, मैंने कि अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करोगे, थ्रेट्स को मिनिमाइज करोगे, वीकनेस को मिनिमाइज करोगे, स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथ ले आओगे, तो इससे आपका सर्वाइवल भी होगा और आप सक्सेस भी अचीव कर पाओगे। कंपनी जब सिचुएशनल एनालिसिस कर लेती है, कहने का मतलब है कि उसने अपनी स्ट्रेंथ को देख लिया, अपनी वीकनेस को देख लिया, कहां पर अपॉर्चुनिटी है वो देख लिया और किन चीजों से खतरा है वो देख लिया। उसके बाद जो बिजनेस है वो अपने लिए स्ट्रेटजीज बनाती है, यानी कि प्लान तैयार करती है। ये प्लान जो है उसको हेल्प करता है अपने ओवरऑल गोल्स को अचीव करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए और अब मार्केट में अपना एक पोजीशन क्रिएट करने के लिए, ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए। क्लियर। तो बिजनेस स्ट्रेटजी क्या हो गया? बिजनेस स्ट्रेटजी इज अ प्लान that outline how a company will achieve its overall goals to gain competitive advantage and position itself in the market. Clear? तो ये क्या हो गया? बिजनेस स्ट्रेटजी प्लान हो गया। तो अलग अलग टाइप के स्ट्रेटजी जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप किए जाते हैं, जैसे कि कंपटीशन को फेस करने के लिए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस। वहीं पर कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी है, यानी कि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ या फिर अपने किसी के साथ मिलकर काम करना होता है, तो कोलिजन और स्ट्रेटजिक अलायंस वहां पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ज्वाइंट वेंचर हो गया। क्लियर। इसी तरीके से कॉर्पोरेट को ग्रो करना है या फिर कॉर्पोरेट के डिफरेंट जो अलग अलग ब्रांचेस हैं उनको डिक्रीज करना है, तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज तैयार की जाती है, यानी कि यहाँ पर ग्रो करना है या फिर स्टेबल रहना है, जहां पर है वैसे ही बने
बने रहना है, या फिर रिट्रेंचमेंट, कोई जो है डिपार्टमेंट सही से काम नहीं कर रहा, कोई ब्रांच सही से काम नहीं कर रहा, उसको आप डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो कॉर्पोरेट से रिलेटेड स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं। और वहीं पर डिपार्टमेंटल लेवल पर भी जो स्ट्रेटजीज तैयार की जाती है, जिसको हम फंक्शनल स्ट्रेटजी कहते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल, R&D, ऑपरेशन, परचेजिंग, लॉजिस्टिक, HRM, IT स्ट्रेटजी, ये सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि बिजनेस में फ्रेम की जाती हैं, डेवलप की जाती हैं, जिससे कि जो ओवरऑल कंपनी का गोल है वो अचीव हो सके, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वहां पर मिले ऑर्गेनाइजेशन को। तो इन सभी को हम आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको बताया कि अगर किसी कंपनी को कम्पिटिटिव एडवांटेज पाना है अपने कंपटीटर पे, तो उसके लिए उसको या तो कम प्राइस पे ज़्यादा वैल्यू देना होगा कस्टमर को, या फिर क्या करना होगा कि ज़्यादा प्राइस पे एक हायर बेनिफिट देना होगा, और ऐसा बेनिफिट देना होगा या सर्विस देना होगा जो कि वो जस्टिफाई कर सके हायर प्राइस को। एक कम्पिटिटिव एडवांटेज इज एन एडवांटेज ऑफ ओवर कंपिटिटर्स गेन बाय ऑफरिंग कंज्यूमर ग्रेटर वैल्यू आइदर बाय मीन्स ऑफ लोअर प्राइस और बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर बेनिफिट और सर्विस दैट जस्टिफाई हायर प्राइसेस। या तो आप कम प्राइस में ज़्यादा वैल्यू दो, या फिर आप हायर प्राइस दे रहे हो तो आपका जो बेनिफिट है, सर्विस है, वो जस्टिफाई होना चाहिए कि आप इस वजह से हायर प्राइस में दे रहे हो, यानी कि डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे होगा। तो माइकल पॉटर ने इसी के बेसिस पे क्या किया, दो जो है वे दिए। माइकल पॉटर डिफाइन द टू वे इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव कम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर इट्स राइवल्स, यानी कि आपके कंपटीटर पे आप कैसे कम्पिटिटिव एडवांटेज पा सकते हो। उसके लिए माइकल पॉटर ने दो तरीके बताए, कॉस्ट एडवांटेज एंड डिफरेंशिएशन एडवांटेज। या तो आप कॉस्ट एडवांटेज कर लीजिए, यानी कि कॉस्ट को कम करिए, या फिर आप डिफरेंशिएशन एडवांटेज, यानी कि आप अपने आप को डिफरेंशिएट करिए कंपटीटर से, कि आपके जैसा प्रोडक्ट कोई और दूसरा दे ही ना पाए। तो यही दो तरीके हैं जहाँ पे आप कम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं अपने कंपटीटर्स पे। तो ये इन्होंने क्या किया कि स्ट्रेटजी थी। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे ग्रिड दे सकते हैं कि अगर मार्केट ब्रॉड है और आप कॉस्ट पे फोकस करते हो, यानी कॉस्ट को मिडवाइड करते हो अपने पूरे मार्केट में, ब्रॉड मार्केट में, तो कॉस्ट लीडरशिप आएगी। वहीं पे नैरो मार्केट में, यानी कि किसी एक सेगमेंट में, किसी पर्टिकुलर मार्केट में जो है आप अपने कॉस्ट को रिड्यूस करते हो, तो उसको कहते हैं कॉस्ट फोकस होना। इसी तरीके से अगर ब्रॉड मार्केट में, यानी कि आप पूरे कंट्री में या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में जब अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हो अपने कंपटीटर को, तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन लीडरशिप। वहीं पे अगर आप किसी पर्टिकुलर मार्केट में या फिर किसी एक सेगमेंट में जब आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हो, तो उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन फोकस। हम एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। तो पहला क्या है, पहली चीज़ की 4 स्टेजेस यहाँ पे दी गई, जो पहला है कॉस्ट लीडरशिप, दूसरा है कॉस्ट फोकस, तीसरा है डिफरेंशिएशन लीडरशिप, और चौथा है डिफरेंशिएशन फोकस। तो मेन यहाँ पे देखिए 3 है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन लीडरशिप और फोकस स्ट्रेटजी। फोकस में कॉस्ट फोकस और डिफरेंशिएशन फोकस, यानी कि आप फोकस स्ट्रेटजी में कॉस्ट पे फोकस कर रहे हो, फिर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी पे फोकस कर रहे हो, वो मैटर करता है। तो कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन लीडरशिप एंड फोकस स्ट्रेटजी। फोकस स्ट्रेटजी में कॉस्ट एंड डिफरेंशिएशन। हम एक एक करके इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट स्ट्रेटजी क्या होता है, यानी कि कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है। तो कॉस्ट लीडरशिप एडवांटेज इज व्हेन ए बिजनेस प्रोवाइड्स द सेम प्रोडक्ट एंड सर्विस एज इट्स कंपटीटर एट लेसर कॉस्ट देन इट्स कंपटीटर। तो नाम क्लियर है, कॉस्ट लीडरशिप, यानी कि आप कॉस्ट में लीड पा रहे हो। कैसे कि आपने कम कॉस्ट में सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, कम कॉस्ट में आपने सेम सर्विस जो है डेवलप कर लिया, सेम प्रोडक्ट आपने बना लिया। तो जाहिर सी बात है कि अगर कॉस्ट कम हुई है तो आप उसकी प्राइस भी क्या करोगे, कम रखोगे। तो आपके कंपटीटर से प्राइस कम रहेगी और सेम सर्विस रहेगा, सेम प्रोडक्ट रहेगा, तो लोग आपके पास ही प्रोडक्ट जो है परचेज करने आएंगे। तो कॉस्ट, इसको कहते हैं कॉस्ट लीडरशिप। कम प्राइस में अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना, सेम प्रोडक्ट जो आपका कंपटीटर आपको प्रोडक्ट दे रहा है, कस्टमर्स को सेल कर रहा है, वही प्रोडक्ट आप भी सेल कर रहे हो, लेकिन कम प्राइस में कर रहे हो। कम प्राइस में तभी आप सेल कर पाओगे जब आपकी कॉस्ट जो उसको प्रोड्यूस करने की है वो कम हो गई। तो इसको कहते हैं कॉस्ट लीडरशिप। फॉर एग्जांपल हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब कॉस्ट को कम कैसे किया जा सकता है, इसको समझिए। तो कॉस्ट को कम करने का तरीका सिंपल सा है कि आप हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी कि आप पूरे लेवल पर प्रोडक्टिविटी कर रहे हो, कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइजेशन कर रहे हो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का, बार्गेनिंग पावर का यूज़ कर रहे हो निगोशिएट करने के लिए लोवेस्ट प्राइस के लिए। प्रोडक्शन इनपुट, जो सप्लायर से आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं मैन्युफैक्चर, वो क्या कर रहे हैं, उनसे सप्लायर से बार्गेन कर रहे हैं। तो जब आपको रॉ मटेरियल सस्ते में मिल जाएगा तो बट कहीं ना कहीं, बट ऑब्वियस बात है कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो आपकी प्राइस भी कम होगी सेम प्रोडक्ट के लिए। इसी तरह से लीन प्रोडक्शन मेथड होता है, जहाँ पे JIT, जस्ट इन टाइम, यानी कि जैसे ही ऑर्डर आए तुरंत आपने उसको डेवलप करके डिलीवर कर दिया। तो इसको कहते हैं कॉस्ट लीडरशिप के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी, यानी कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो अपनी कॉस्ट को कम कर सकता है। और जब अगर आपने अपनी कॉस्ट को कम कर लिया तो सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइस, सर्विसेज के लिए जो है कम प्राइस पे आप जो है मार्केट में
लोगों को सर्विसेज दे सकते हो, प्रोडक्ट दे सकते हो, और जिसकी वजह से आपको जो है प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इसको कहते हैं कॉस्ट लीडरशिप। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जियो जियो क्या था कि वो भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन कम कॉस्ट में। तो इस वजह से क्या हुआ कि पूरे मार्केट में, पूरे इंडिया में अचानक से जो है जियो जो है पूरा डेवलप हुआ। और बीएसएनएल क्यों आज भी चल रहा है, बीएसएनएल चल रहा है क्यों? क्योंकि वो सस्ते प्लान्स दे रहा है, प्राइस क्या है उसके कम है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉस्ट लीडरशिप में कहीं न कहीं कॉस्ट को लीड नहीं कर पा रहा है ना, कि कम कॉस्ट में वो सर्विसेज नहीं दे पा रहा है। सस्ते दे रहा है लेकिन कम कॉस्ट में नहीं दे पा रहा है, तो उसकी वजह से बीएसएनएल की कंपनी को नुकसान भी हो रहा है। वॉलमार्ट आप चले जाइए, वॉलमार्ट बेस्ट प्राइस, जो आप सुल्तानपुर रोड में यहाँ पे आप देखते हैं लखनऊ में, तो वॉलमार्ट में क्या है, वहाँ पे भी आपको जो सप्लायर्स को कम प्राइस में जो है सेम प्रोडक्ट सर्विसेज जो मार्केट में अवेलेबल है वही प्रोडक्ट है, लेकिन कम प्राइस में वहाँ पे उसको मिल रहा है। तो कॉस्ट लीडरशिप ये पा रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से दूसरा है डिफरेंशिएशन लीडरशिप। तो डिफरेंशिएशन लीडरशिप तब से क्लियर है कि अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को कंपटीटर से एकदम डिफरेंशिएट कर दो। तो आप उसके लिए, अगर डिफरेंशिएशन है आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विसेज में, तो उसके लिए आप हायर प्राइसेस भी चार्ज करोगे तो कस्टमर पे करेगा, क्योंकि वैसा प्रोडक्ट कोई और दे ही नहीं रहा है। जब सेम प्रोडक्ट कोई और भी दे रहा होगा तो वहाँ पे आपको कॉस्ट लीडरशिप पानी होगी, यानी कि आपको कम प्राइस में देना होगा। लेकिन जब आपके जैसा कोई प्रोडक्ट दूसरा कोई दे ही नहीं रहा होगा, तो वहाँ पे आप हायर प्राइस चार्ज कर सकते हो, लेकिन अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, वैसा प्रोडक्ट कोई और दे ही ना पाए। तो उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन लीडरशिप। एडवांटेज इज व्हेन ए बिजनेस प्रोवाइड बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विस एज इट्स कंपटीटर, तो उसके कंपटीटर से बेटर प्रोडक्ट जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इस केस में या तो आपका प्रोडक्ट क्वालिटी क्या होगा, सुपीरियर होगा, आपकी फीचर्स उसमें ज़्यादा होंगे, बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। तो मतलब इन सब के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट के फीचर्स बहुत सारे होंगे, बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होंगी कंपटीटर के अकॉर्डिंग, ड्यूरेबिलिटी यानी कि लंबे समय तक चलेगा आपका प्रोडक्ट, रिलायबल होगा, ब्रांडिंग उसकी अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर रिकॉग्निशन होगा, ठीक है, ब्रांड लॉयल्टी ज़्यादा होगी। अब डिफरेंशिएशन लीडरशिप जैसे कि सपोज करें कि आप जो कि व्हीकल्स में देखते हैं, कार्स में, आप स्कॉर्पियो को देख लीजिए, ऑडी को देख लीजिए, मर्सिडीज़ को देख लीजिए, ठीक है, और वहीं पे टाटा नैनो को देख लीजिए। तो ये सारे कार क्या हैं, आपस में डिफरेंशिएटेड हैं। उनकी फीचर्स, उनकी ब्रांडिंग, उनकी ड्यूरेबिलिटी, उनकी रिलायबिलिटी क्या है, सब अलग अलग है। वो सब अलग अलग है, तो अब वो डिफरेंशिएशन है और उसके अकॉर्डिंग वो कस्टमर से प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो आपस में compete नहीं कर रहे हैं, जिसको जैसा चाहिए वो आपस में परचेज कर सकता है। तो वो डिफरेंशिएशन लीडरशिप कहलाता है। अब बात कर ले फोकस स्ट्रेटजी की, तो फोकस स्ट्रेटजी में वही चीज़ें हैं कि आप कॉस्ट फोकस करो कि डिफरेंशिएशन फोकस करो। अगर आप कॉस्ट फोकस करो, यानी कि जो बिजनेस है वो किसी लोअर कॉस्ट एडवांटेज पाना चाहता है किसी एक सेक्टर में, किसी एक मार्केट में, किसी एक मार्केट सेगमेंट में, जब वो फोकस करता है और वहाँ पे से अपने कॉस्ट को कम करता है, तो उसको कहते हैं कॉस्ट फोकस होना। जैसे कि सपोज करिए कोई इंश्योरेंस कंपनी है, वो सिर्फ क्रॉप से रिलेटेड इंश्योरेंस दे रही है। कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, वो सिर्फ बच्चों के एजुकेशन के लिए जो है इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड कर रही है। कोई बैंक है, वो सिर्फ हाउस होल्ड यानी कि घर के सामानों के लिए जो है परचेज करने के लिए जो है फाइनेंस दे रही है। जैसे कि आप बजाज फिनसर्व देखते हैं, तो हाउस होल्ड अप्लायंसेस के लिए जो है वो लोन जो है प्रोवाइड करती है। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसको हम कहते हैं कॉस्ट फोकस। वो किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे, किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में फोकस हो जाते हैं और वहाँ पे कम से कम प्राइस में सर्विसेज देते हैं, तो उसको कॉस्ट फोकस कहते हैं। और इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन फोकस स्ट्रेटजी। जब आप किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में, पर्टिकुलर सेगमेंट में जो है डिफरेंशिएट करते हो अपने प्रोडक्ट को, तो उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी कहते हैं। तो ये भी क्या हो गया, ये स्मॉल लेवल पे किसी एक पर्टिकुलर मार्केट को आप चूज कर लेते हो, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को एकदम डिफरेंशिएट कर दोगे, या फिर कॉस्ट को वहाँ पे कम करके प्राइस कम रखोगे, तो ये कॉस्ट या डिफरेंशिएशन फोकस स्ट्रेटजी कहलाता है। तो यही माइकल पॉर्टर के जेनरिक स्टडीज़ हैं फॉर कम्पिटिटिव एडवांटेज। तो या तो आप ब्रॉड लेवल पे बात करें तो कॉस्ट को कम करिए, यानी अगर आपने अपने कॉस्ट को कम कर लिया तो सेम प्रोडक्ट सेम सर्विसेज के लिए जो कंपटीटर दे रहा है, तो फिर आप कॉस्ट लीडरशिप पा जाएंगे। कॉस्ट लीडरशिप पा गए तो आपकी कम प्राइस में जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेच सकते हैं। वहीं पर डिफरेंशिएशन, अगर कॉस्ट नहीं कम कर पा रहे हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना होगा, अपने फीचर्स, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी जो भी प्रोडक्ट के हैं, ऐसा वैसे फीचर्स, वैसी ड्यूरेबिलिटी, वैसी रिलायबिलिटी कंपटीटर ना दे पाए। तो अगर आपने ये डिफरेंशिएशन कर लिया तो फिर आप मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं, कंपटीशन को जीत सकते हैं। या फिर आप फोकस स्ट्रेटजी अपना सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर मार्केट में, सेगमेंट में आपने फोकस कर लिया, उस मार्केट में आपको कम से कम प्राइस में आपको जो है प्रोडक्ट देना है, तो यानी कि कॉस्ट फोकस हो गया, कॉस्ट कम करेंगे तभी प्राइस कम होगी। या फिर आपने किसी पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट पर डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट उड़ा दिया, यानी कि वैसा प्रोडक्ट कोई और उस मार्केट में दे ही नहीं रहा होगा, वैसा वैसा प्रोडक्ट, तो वो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी कहलाता है। तो दैट इज डिफरेंशिएशन फोकस। तो ये चार स्ट्रेटजी हैं, कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट फोकस, डिफरेंशिएशन लीडरशिप, डिफरेंशिएशन फोकस।
किसी भी इंडस्ट्री में या फिर मार्केट में अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाना है तो उसका एक ऑप्शन है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी का यूज़ करना। एक कंपनी यूजेस कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी लाइक कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड टैक्टिक्स टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विद इन एन इंडस्ट्री बाय बैटलिंग अगेंस्ट अदर फर्म्स। यानी कि एक इंडस्ट्री में बहुत सारे फर्म सेम टाइप के नेचर के प्रोडक्ट बनाती हैं, तो एक कंपनी एक इंडस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट कंपनीज हैं आपस में कॉम्पीट करती हैं कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन मेथड का यूज़ करके, तो इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। लेकिन सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं है उनके पास दूसरा ऑप्शन भी है, दैट इज कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी। तो कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी में क्या करते हैं कि जो एक ही इंडस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट कंपनीज हैं या फिर डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनीज हैं वो आपस में मिलजुल कर जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाती हैं। तो ए कंपनी कैन ऑल्सो यूज कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विद इन एन इंडस्ट्री बाय वर्किंग विद अदर फर्म्स। तो दूसरे फर्म्स के साथ मिलकर जब आप काम करते हो और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी। एक दूसरे के अगेंस्ट बैटल करके जब आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाते हो तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी आता है। एक दूसरे के साथ मिलकर जब आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाते हो तो दैट इज कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी। कोऑपरेटिव यानी कोऑपरेट करना है, एक दूसरे के साथ मिलकर जो है आप काम करते हो और इकोनॉमिक गेन पाते हो मार्केट में। क्लियर। तो जो कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी है इसको नॉर्मली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है कोल्यूजन और दूसरा है स्ट्रेटजिक अलायंस। तो दोनों को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कोल्यूजन। तो कोल्यूजन में क्या होता है, द एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ फर्म्स विद इन एन इंडस्ट्री टू इन्फ्लुएंस अ मार्केट और प्राइसिंग फॉर देयर ऑन एडवांटेज। तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी इंडस्ट्री के अंदर दो या दो से अधिक फर्म क्या करती हैं, आपस में कोऑपरेट करती हैं और मार्केट को या फिर प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस करती हैं और फिर एडवांटेज पाती हैं एक दूसरे के लिए। यानी कि सभी कंपनी को जो है एडवांटेज होता है, इस तरीके से मिलकर वो काम करती हैं और मार्केट को या फिर प्राइस को इन्फ्लुएंस करती हैं। इसमें जो है या तो प्राइस फिक्सिंग को लेकर जो है इन्फ्लुएंस डालेंगे, यानी प्राइस फिक्सिंग को लेकर कुछ ना कुछ एक साथ मिलकर काम करेंगे, सिंक्रोनाइज एडवर्टाइजिंग करेंगे या फिर कोई ना कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जो है आपस में शेयर करते हैं। एक इंडस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट कंपनीज हैं वो आपस में कॉम्पीट ना करके कॉपरेट करते हैं, मिलकर जो है मार्केट को या फिर प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस टाइप के टैक्टिक को क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं, कोल्यूजन कहते हैं। तो कोल्यूजन में भी एक्सप्लिसिट या फिर टैक्टिक। तो कोल्यूजन में भी एक्सप्लिसिट इन विच केस फर्म्स कोऑपरेट थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन। तो एक्सप्लिसिट मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि जो इंडस्ट्री के अंदर दो या दो से अधिक फर्म हैं वो आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं और नेगोशिएट करती हैं मार्केट को लेकर या फिर प्राइस को लेकर। वहीं पे जो दूसरा है दैट इज टैक्टिक इन विच केस फर्म्स कोऑपरेट इनडायरेक्टली थ्रू एन इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ सिग्नल्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट फर्म्स हैं वो डायरेक्टली जो है कम्युनिकेट या फिर नेगोशिएट नहीं करती हैं, बल्कि क्या करती हैं, इनडायरेक्टली डिफरेंट सिग्नल्स के जरिए जो है आपस में नेगोशिएट करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। तो इनडायरेक्टली। टैक्टिक में क्या होता है कि इनडायरेक्टली, और एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि डायरेक्टली जो है वो कम्युनिकेट करती हैं, नेगोशिएट करती हैं। तो अब टैसिट की एग्जांपल की बात करें तो व्हेन जनरल इलेक्ट्रिक वांटेड टू ईज प्राइस कंपटीशन, यानी कि प्राइस कंपटीशन को आसान करना चाहती थी जनरल इलेक्ट्रिक, तो उसने क्या किया टरबाइन इंडस्ट्री में, तो उसने क्या किया कि वाइडली एडवर्टाइज किया अपने प्राइसेस को और पब्लिकली कमिट किया कि किस इस प्राइस से नीचे कोई भी सेल ना करें। जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मिल्क है तो अमूल है, पराग है, तो ये क्या करते हैं, एक प्राइस बढ़ाता है तो बाकी ब्रांड भी जो है प्राइस बढ़ा देते हैं। अमूल ने 3 रुपये बढ़ाया तो पराग ने भी 3 रुपये बढ़ा दिया, मदर डेयरी ने भी 3 रुपये बढ़ा दिया। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, कोल्यूजन हो गया। क्लियर। वहीं पे दूसरा मेथड है दैट इज स्ट्रेटजिक अलायंस। स्ट्रेटजिक अलायंस नाम से क्लियर है कि यहाँ पे क्या होता है कि एक दो या दो से अधिक कंपनी आपस में मिलकर जो है कोई ना कोई बिजनेस परफॉर्म करती हैं और जो है एडवांटेज गेन करती हैं। ए लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव अरेंजमेंट बिटवीन 2 और मोर इंडिपेंडेंट फर्म्स और बिजनेस यूनिट्स दैट एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक गेन। तो यहाँ पर क्या होता है कि दो या दो से अधिक फर्म आपस में मिलकर कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगी, कुछ ऐसा मार्केट डेवलप करेंगे जिससे दोनों को इकोनॉमिक गेन वहां पर होता है। तो फॉर एग्जांपल IBM एस्टेब्लिश अ रिसर्च अलायंस विद सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड तोशिबा टू बिल्ड इट्स नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चिप्स। तो कंप्यूटर चिप्स, नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए IBM जो कि अलग कंपनी है, सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है, तोशिबा अलग है, तीनों ने मिलकर जो है नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर चिप्स डेवलप करने के लिए आपस में रिसर्च अलायंस किया। तो ये क्या है, ये स्ट्रेटजिक अलायंस, यानी कि तीनों ने मिलकर नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर चिप्स बनाने की कोशिश की जिससे कि तीनों को ही इकोनॉमिक गेन होता, फायदा होता। क्लियर। तो स्ट्रेटजिक अलायंस के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे टू ऑब्टेन और लर्न न्यू कैपेबिलिटीज़। अब आपको जो है कोई नई कैपेबिलिटी
लर्न करनी है, फिर ऑब्टेन करनी है, या कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है किसी दूसरी कंपनी के पास है, तो आप उसके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लीजिए। तो वो आपको जो है नया मेथड है या फिर नई टेक्नोलॉजी, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, जनरल मोटर एंड क्रिस्टल फॉर्म्ड एन अलायंस इन 2004 टू डेवलप न्यू फ्यूल सेविंग हाइब्रिड इंजन्स फॉर देयर ऑटोमोबाइल्स। तो अपने ऑटोमोबाइल्स के लिए फ्यूल सेविंग हाइब्रिड इंजन्स बनाना था, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, आपस में क्या किया, अलायंस कर लिया। तब अलायंस करने से क्या हो गया कि जो जनरल मोटर की टेक्नोलॉजी है उसको क्रिस्टलर जो है यूज़ कर सकता था, क्रिस्टलर जो है वो जनरल मोटर की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकता था। तो ऑब्टेन और लर्न न्यू कैपेबिलिटीज़। नेक्स्ट है टू ऑब्टेन एक्सेस टू स्पेसिफिक मार्केट, यानी कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक मार्केट को एक्सेस करना है, वहाँ पर जाना है, उस मार्केट पर एंटर करना है, तो आप स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लीजिए एक कंपनी के साथ। अब इंडिया की कोई कंपनी यूएसए की कंपनी से अलायंस कर लेते तो इंडिया की कंपनी आसानी से यूएसए के मार्केट में इंटर कर सकती है। टू रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क को रिड्यूस करने के लिए भी स्ट्रेटेजिक अलायंस किया जाता है। जैसे कि द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग न्यू लार्ज जेट एयरप्लेन्स वेयर बिकमिंग टू हाई फॉर एनी वन मैन्युफैक्चरर, यानी कि जो जेट प्लेन्स बनाते थे, लार्जर जेट प्लेन्स बनाते थे, उसको बनाने के लिए जो है जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जा रही थी किसी एक सिंगल मैन्युफैक्चर के लिए। तो फ्रांस की, ब्रिटिश की, स्पेन की और जर्मनी की जो एरोप्लेन लार्जर जेट प्लेन्स बनाने वाले थे, उन्होंने क्या किया, ज्वाइंट कंसोर्टियम एयरबेस इंडस्ट्री के नाम से जो है बनाया, और उन्होंने जो है इस तरीके के प्लेन्स को बनाना स्टार्ट किया, डिज़ाइन करना स्टार्ट किया। तो जिससे कि फाइनेंशियल रिस्क, यानी कि एक पे सारा वजन, एक पे जो है सारा खर्चा ना आए, डिस्ट्रीब्यूट हो अगर कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो फाइनेंशियल रिस्क को रिड्यूस करने के लिए भी क्या किया कि लार्जर जेट प्लेन बनाने के लिए सबने एक जॉइंट कंसोर्टियम बना लिया। इसी तरीके से टू रिड्यूस पॉलिटिकल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क को रिड्यूस करने के लिए भी जो है आप स्ट्रेटेजिक अलायंस करते हैं, यानी कि आप जो है बाहर की कंपनी है, आप जो है किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ की लोकल कंपनी से आप जो है अलायंस कर लीजिए, तो उससे क्या होगा कि वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी उसका जो रिस्क होगा वो आपके ऊपर कम रहेगा। तो पॉलिटिकल रिस्क को रिड्यूस करने के लिए भी स्ट्रेटेजिक अलायंस किया जाता है। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस में अलग अलग फॉर्म्स है, जैसे कि जॉइंट वेंचर हो गया, लाइसेंसिंग हो गया, या फिर वैल्यू चेन पार्टनरशिप हो गया। तो जॉइंट वेंचर में क्या होता है, जॉइंट वेंचर में एक कोऑपरेटिव बिजनेस एक्टिविटी फॉर्म्ड बाय टू और मोर सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पज। आप सपोज कि आपको जो है कोई नया कंप्यूटर बनाना है, तो नया कंप्यूटर बनाने के लिए जो एचसीएल है और जो डेल है, ये दोनों क्या करती हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस करती हैं, एक जॉइंट वेंचर बनाती हैं। तो एचसीएल और डेल ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया बी नाम से, और बी जो है वो इस नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर डेवलप करेगी। तो एचसीएल अपना काम करेगी, डेल अपना काम करेगी, और साथ ही साथ जो उन्होंने जॉइंट वेंचर बनाया है वो अपना काम करेगी। तो ये जॉइंट वेंचर कहलाता है। क्लियर। तो क्रिएट्स एन इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटी एंड एलोकेट्स ऑनरशिप, ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फाइनेंशियल रिस्क एंड रिवार्ड्स टू ईच मेंबर व्हाइल प्रिजर्विंग देयर सेपरेट आइडेंटिटी ऑटोनॉमी, यानी कि एचसीएल अपना काम करेगी जैसा करती थी, डेल अपना काम करेगा जैसा करता था, और उन्होंने जो जॉइंट वेंचर बनाया है बी नाम से या फिर सी नाम से, वो जो है वो अपना काम करेगी। क्लियर। फॉर एग्जांपल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल फॉर्म्ड ए जॉइंट वेंचर विथ कोलोरेक्स टू प्रोड्यूस फूड स्टोरेज रैप्स। P&G brought its cling film technology and 20 full-time employees to the venture, while Clorox contributed its bags, containers and wraps business. तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल है और जो कोलोरेक्स है, इन्होंने जो फूड स्टोरेज रैप्स बनाने के लिए जॉइंट वेंचर बनाया। तो P&G ने क्या किया, अपनी एक क्लिंग फिल्म टेक्नोलॉजी थी और 20 फुल एम्प्लॉई जो है उस जॉइंट वेंचर को दिए। वहीं पे जो कोलोरेक्स ने, उसने अपने यहाँ से बैग, कंटेनर और रैप बिजनेस दिया वहाँ पर। तो दोनों ने अपना अपना जो है रिसोर्सेज का यूज करके फूड स्टोरेज रैप जो है वहाँ पर प्रोड्यूस किया, तो जॉइंट वेंचर। इसी तरीके से नेक्स्ट है लाइसेंसिंग अरेंजमेंट। लाइसेंसिंग अरेंजमेंट आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर क्या होता है कि कोई कंपनी है वो अपना टेक्नोलॉजी, अपना प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए दूसरे लोगों को लाइसेंस देती है, जिससे कि आप उनका प्रोडक्ट या फिर अपना उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। तो एन अरेंजमेंट इन विच द लाइसेंसिंग फर्म ग्रांट्स राइट्स टू अनदर फर्म इन अनदर कंट्री और मार्केट टू प्रोड्यूस एंड और सेल अ प्रोडक्ट। अब जैसे KFC है, तो KFC बाहर की कंपनी है, लेकिन यहाँ पर वो लाइसेंस लेके अलग अलग लोग जो है अपने KFC के प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर पाते हैं आसानी से। तो ये लाइसेंसिंग होता है। द लाइसेंसी पे कॉम्पनसेशन टू द लाइसेंसिंग फर्म इन रिटर्न फॉर टेक्निकल एक्सपर्टीज। तो यानी कि जब कोई लाइसेंसी किसी लाइसेंसर से लाइसेंस लेता है किसी भी प्रोडक्ट को या फिर टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, तो उसके बदले वो जो है क्या करता है, कंपनसेशन देता है, कोई भी फी जो है उसको पे करना पड़ता है लाइसेंसिंग फर्म को। फॉर एग्जाम्पल, यम ब्रांड सक्सेसफुली यूज्ड फ्रेंचाइजिंग एंड लाइसेंसिंग टू एस्टेब्लिश इट्स KFC, पिज्जा हट, टैको बेल, लॉन्ग जॉन सिल्वर एंड A&W रेस्टोरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो यम जो ब्रांड है, ये KFC, पिज्जा हट, टैको बेल, लॉन्ग जॉन
सिल्वर और A&W रेस्टोरेंट्स को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जो है स्प्रेड करने के लिए इन्होंने क्या किया, लाइसेंसिंग का यूज़ किया। लाइसेंस दे देकर हर जगह इन्होंने अपना जो है अपना रेस्टोरेंट जो है ओपन कर लिया है। वहीं पे जो नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज़ वैल्यू चेन पार्टनरशिप। वैल्यू चेन पार्टनरशिप में सिंपल सा है, वैल्यू चेन अगर आपको पता है तो आसानी से समझ जाएंगे। वैल्यू चेन में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे फर्म्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं या डीलर्स होते हैं जो आपके प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं या फिर प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में इन्वॉल्व होते हैं। तो जब आप उनके साथ जो है मिलकर पार्टनरशिप कर लेते हो तो वही चीज़ वैल्यू चेन पार्टनरशिप कहलाती है। ए स्ट्रॉन्ग एंड क्लोज अलायंस इन विच वन कंपनी और यूनिट फॉर्म्स ए लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट विथ अ की सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर फॉर म्यूचुअल एडवांटेज। तो जब आप किसी भी की सप्लायर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो है अरेंजमेंट कर लेते हो, लॉन्ग टर्म अलायंस कर लेते हो और स्ट्रॉन्ग और क्लोज अलायंस करते हो तो वही चीज़ वैल्यू चेन पार्टनरशिप कहलाती है। क्लियर। सपोज कि आपकी चिप्स बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि चिप्स बनाती है, तो उसके लिए आपने क्या किया कि जो आप जो है मार्केट में जाते हो किसी किसान से या फिर किसी भी सप्लायर से, आपने जो पोटैटो सप्लाई करता है उससे आपने लॉन्ग टर्म और स्ट्रॉन्ग अलायंस बना लिया है कि उसके यहाँ पे जितना भी पोटैटो का प्रोडक्शन होगा वो सबका सब जो है आपको सप्लाई करेगा, जिससे कि आप चिप्स जो है मैन्युफैक्चर कर पाए। तो वैल्यू चेन पार्टनरशिप यानी कि यहाँ पर जो भी आपके वैल्यू चेन में इन्वॉल्व होते हैं सप्लायर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर, आप उनके साथ जो है पार्टनरशिप कर लेते हो, अलायंस कर लेते हो। तो ये जो है कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज होती हैं, कोलिजन एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस, जिसमें कि जॉइंट वेंचर, लाइसेंसिंग और वैल्यू चेन पार्टनरशिप भी आता है। जैसा कि आपको पता है कि जो बिजनेस स्ट्रेटजी के लेवल हैं, लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वो 3 लेवल हैं। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। तो कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटजी बनाई जाती है, यानी कि जितने भी अलग-अलग बिजनेस रन कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो जब उस सभी बिजनेस को फोकस करके जो है स्ट्रेटजी बनाई जाती है तो उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। वहीं पे जब बिजनेस लेवल पे अलग-अलग बिजनेस अपने-अपने स्ट्रेटजी बनाते हैं अपने बिजनेस के लिए तो उसको बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी कहते हैं। वहीं पे जो पर्टिकुलर बिजनेस में अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं वो डिपार्टमेंट वाले अपने लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं, मार्केटिंग वाले अपना, अकाउंटिंग वाले अपना, एचआर वाले डिपार्टमेंट अपना जो बना रहे हैं स्ट्रेटजी, तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देखिए, पेप्सिको इनकॉर्पोरेशन है, तो पेप्सिको की अलग-अलग चीजें हैं, जैसे पेप्सिको अमेरिका बेवरेज है, पेप्सिको अमेरिकन फूड्स है, पेप्सिको इंटरनेशनल है, तो अलग-अलग बिजनेस है पेप्सिको के। तो पेप्सिको के जो अलग-अलग बिजनेस है उन सभी के लिए जब एक कॉर्पोरेट लेवल पे जब स्ट्रेटजी बनाई जाती है तो वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी कहलाती है, जो कि पेप्सिको इनकॉर्पोरेशन बनाती है। अब पेप्सिको इन कॉर्पोरेशन के अलग-अलग बिजनेस हैं, जैसे कि अमेरिका बेवरेज हो गया, अमेरिका फूड हो गया और पेप्सिको इंटरनेशनल हो गया। तो जब अलग-अलग बिजनेस अपने लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, यानी कि पेप्सिको अमेरिका बेवरेज जो है वो अपने लिए स्ट्रेटजी बना रही है, पेप्सिको अमेरिका फूड जो है वो अपने लिए स्ट्रेटजी अलग बना रही है और पेप्सिको इंटरनेशनल अपने लिए अलग स्ट्रेटजी बना रही है। तो क्या हो गया, अलग-अलग स्ट्रेटजी बना रहे हैं अपने बिजनेस वाले, तो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। वहीं पे जब तीनों को फोकस करके कॉमन जो है पोर्टफोलियो जो होता है, कॉमन स्ट्रेटजी बनाई जाती है तो उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। और फंक्शनल लेवल यानी कि पेप्सिको अमेरिका बेवरेज के जो मार्केटिंग, एचआर और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो अपना स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो उसको हम कहते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। इसी तरीके से पेप्सिको अमेरिका फूड के जो बिजनेस, मार्केटिंग, अकाउंटिंग और एचआर डिपार्टमेंट है वो अपना स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो वो उनका फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी हो गया। वहीं पे पेप्सिको इंटरनेशनल के जो मार्केटिंग, अकाउंटिंग, एचआर डिपार्टमेंट है वो अपना स्ट्रेटजी बनाए तो वो उनका फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कॉर्पोरेट यानी कि सभी बिजनेस को एक साथ लेकर जब कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, अलग अलग बिजनेस के लिए जब डिसीजन लिया जाता है तो वो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। वहीं पे जो हर बिजनेस के जो डिपार्टमेंट होते हैं उस डिपार्टमेंट लेवल पे जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है वो क्या होती है, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी कहलाती है। तो अब कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती हैं, जैसे कि ये 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी हैं, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी और चौथा है कॉम्बिनेशन ऑफ एबव स्ट्रेटजी, यानी कि तीनों के कॉम्बिनेशन को यूज करके स्ट्रेटजी बनाती है। तो कॉर्पोरेट लेवल पे ये स्ट्रेटजी ली जाती हैं, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, इन्हीं को आगे हमको चल के पूरा डिस्कस करना है। वहीं पे बिजनेस लेवल पे 3 स्ट्रेटजी होती है, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी और फोकस स्ट्रेटजी। ये तीनों स्ट्रेटजी जो है कहाँ पे ली जाती है, बिजनेस लेवल पे जो है स्ट्रेटजीज ली जाती है। वहीं पे फंक्शनल लेवल पे आप देखेंगे प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, एचआर स्ट्रेटजी, फाइनेंस स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आर&डी स्ट्रेटजी, अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं वो अपने अपने स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो वो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी हो गया। तो आपको जो यहाँ पे पढ़ना है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट वो है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी और बिजनेस स्ट्रेटजी, ये 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जो कि आपको पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम पहले कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के कुछ स्ट्रेटजी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इज कंसर्न विद मैनेजिंग वेरियस प्रोडक्ट लाइन एंड बिजनेस यूनिट फॉर मैक्सिमम वैल्यू। अब होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेशन है
जिसमें कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स से डील करते हैं, यानी कि बहुत सारे वो प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जैसे आईटीसी है, तो आईटीसी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को जो है वहाँ पर मार्केटिंग कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। तो जब आईटीसी अपने सभी प्रोडक्ट्स लाइन के लिए, सभी प्रोडक्ट लाइन के लिए, सभी बिजनेस यूनिट के लिए जो है वहाँ पर स्ट्रेटजी बनाती है, तो उसी को हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होता है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में सभी प्रोडक्ट लाइन और बिजनेस यूनिट को मैनेज करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है। इट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन सिनर्जी अमॉन्ग न्यूमरस प्रोडक्ट लाइन एंड business units so that the corporate whole is greater than the sum of its individual business unit parts। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सभी प्रोडक्ट लाइन और बिजनेस यूनिट्स के बीच में सिनर्जी लाने की कोशिश की जाती है, और इस तरीके से जो है वहाँ पर स्ट्रेटजी का यूज किया जाता है जिससे कि कॉर्पोरेट जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा हो इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट्स। कॉर्पोरेट डायरेक्शनल स्ट्रेटजी में 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज होते हैं, ग्रोथ, स्टेबिलिटी और रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। तो ग्रोथ स्ट्रेटजी में क्या होता है कि यहाँ पर जो कंपनी अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करती है, यानी कि वो मर्जर करेगी, एक्वायर करेगी, वो डाइवर्सिफाई करेगी अपने आप को, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जो है बिजनेस स्टार्ट करेगी, नए नए प्रोडक्ट लाइन्स को इंक्लूड करेगी, तो ग्रोथ करती है। क्लियर? तो वहाँ पर कंपनी अपनी एक्टिविटीज़ को क्या करती है, एक्सपेंड करती है। वहीं पर दूसरा है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज। तो स्टेबिलिटी यानी कि स्टेबल हो जाती है, यानी कि रुक जाती है, कोई भी चेंजेस नहीं करती है अपने करंट एक्टिविटीज़ में। जो बिजनेस रन कर रही है, जिस प्रोडक्ट लाइन में है उसी प्रोडक्ट लाइन में रहेगी, उसी बिजनेस में रहेगी, कोई भी नया उसमें एडिशन नहीं करता है। वहीं पे तीसरा है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, यानी कि उसने जो भी ग्रोथ स्टेप किया था, कोई भी मर्जर किया हो, कोई एक्विजिशन किया था, तो वो फिर वो टर्न अराउंड कर जाती है। फिर हो सकता है कि ऐसी कंडीशन आ जाए कि जहाँ पर वो डाइवेस्ट कर देती है, लिक्विडेट हो जाती है। तो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी यानी कि रिड्यूस द कंपनीज लेवल ऑफ एक्टिविटीज़, या तो रिड्यूस करेगी या तो कंप्लीटली बंद कर देती है। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में मेनली 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी हैं जिसको यूज़ किया जाता है। सबसे पहला है ग्रोथ, या फिर इसको हम एक्सपेंशन स्ट्रेटजी भी कहते हैं। वहीं पे दूसरी जो स्ट्रेटजी है दैट इज स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, और वहीं पर तीसरा है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। तो ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी में कंसंट्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन में भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कंसंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमरेट, और इंटीग्रेशन जिसमें कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होता है। ये स्ट्रेटजीज आती हैं जिसको हम अभी आगे सभी को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। वहीं पे स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में पॉज, प्रोसीड विद कॉशन, नो चेंज, या फिर प्रॉफिट, ये 3 टाइप की स्ट्रेटजी होती है। वहीं पर रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी में टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट और सेल आउट, एंड लिक्विडेशन, या फिर जिसको हम बैंकरप्सी भी कहते हैं। तो ये 3 स्ट्रेटजी होती हैं रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी में। तो इन तीनों को ही हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और ये तीनों ही कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में आती हैं। इसको हम डायरेक्शनल स्ट्रेटजी भी कहते हैं। सबसे पहले हम देख लें कि एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। तो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी जैसा कि नाम बता रहा है कि क्या है, आप एक्सपेंड कर रहे हो, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो, ग्रोथ को जो है फोकस कर रहे हो, हाई ग्रोथ चाहिए आपको, तो क्या करना है, आपको एक्सपेंड करना होगा। तो उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होते हैं। तो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी इज एडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन इट अटेम्प्ट्स टू अचीव ए हाई ग्रोथ एज कंपेयर टू इट्स पास्ट अचीवमेंट। जो भी पास्ट में आपके अचीवमेंट्स थे, जब उससे ज्यादा ग्रोथ चाहिए होता है आपको, तो आप क्या सा स्ट्रेटजी अपनाते हो, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी अपनाते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्ट्रेटजी होता है कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी। कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी यानी कि क्या होता है कि आप किसी एक ही एरिया में फोकस करते हो। आप क्या करते हो, एक ही एरिया में फोकस करके अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे होते हो, तो उसको कहते हैं कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी। दीज स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व ट्राइंग टू compete सक्सेसफुली विद इन ओनली ए सिंगल इंडस्ट्री, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री में ही आप रहते हो, और उसी इंडस्ट्री में जो है आप जो है सक्सेसफुली compete करना चाहते हो और अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, तो उसको कहते हैं कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी। यानी कि आपने क्या किया, सिर्फ एक इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया, बाकी किसी दूसरी इंडस्ट्री में आपने एंटर किया ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर मैकडी है, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, सपोज करिए कि कोई स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, वो क्या कर रही है, पर्सनलाइज्ड सर्विस ऑफर करती थी स्मॉल इन्वेस्टर्स को, अपार्ट फ्रॉम इट्स नॉर्मल डीलिंग इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो ये क्या किया उन्होंने, इन सिंगल इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री क्या है, फाइनेंस से रिलेटेड ही है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी ग्रोथ को एक्सपेंड किया। कैसे किया कि पहले वो सिंपल जो शेयर और डिबेंचर्स में काम करते थे, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी थी, वो शेयर और डिबेंचर्स से रिलेटेड काम करती थी, लेकिन अब क्या है, वो पर्सनलाइज्ड सर्विसेज दे रही है, स्मॉल इन्वेस्टर्स को भी दे रही है। तो इन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। कंसंट्रेशन क्या किया है कि सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी को ही उन्होंने परफॉर्म किया। इसी तरह से मैकडी है, तो मैकडी की क्या है, बर्गर है, आलू टिक्की बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज दे रहा है, चिकन बर्गर दे रहा है, यानी कि क्या है, मैकडी जो है उसी एफएमसीजी इंडस्ट्री में ही फोकस कर रही है, जो खाने वाली चीजें हैं उसी पे फोकस कर रही है, और वही सारे अलग अलग डिशेस जो है वो अपने कस्टमर को दे रही है। तो आप क्या करो, सिंगल इंडस्ट्री पे फोकस करते हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी। दीज आर ऑल्सो नॉन एज इंटेंसिफिकेशन और फोकस स्ट्रेटजी। तो हम इसको जो कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी होता है इसको किस नाम से जानते हैं, इंटेंसिफिकेशन या फिर फोकस स्ट्रेटजी, यानी कि आप किसी एक ही इंडस्ट्री पे फोकस करते हो, तो वो फोकस स्ट्रेटजी कहलाता है।
द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी इज टू एक्सपैंड द ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट बिजनेस। तो जो कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी का ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि जो प्रेजेंट बिजनेस है उसको हमें अपना एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या आप करते हो, आप सेम इंडस्ट्री में जो अलग अलग टाइप के सर्विसेज होती है, प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको आप प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे कि स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है तो उसने वो शेयर और डिवेंचर्स में डील करी थी, लेकिन अब उसने क्या किया कि अब साथ ही साथ स्मॉल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको भी पर्सनलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या है, कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है आपका इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी। ये भी क्या है, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी का टेक्निक है। इंटीग्रेशन नाम में क्लियर है कि इंटीग्रेट करना, जोड़ना। ये क्या कर रही है, जोड़ रही है। यहाँ पे आप क्या करते हो कि अपने बिजनेस को बढ़ाते हो एक दूसरे को जोड़कर। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग और मर्जिंग विद सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर और कंपटीटर। तो इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं कि हम एक्वायर कर लेते हैं, फिर मर्ज कर जाते हैं किसके साथ, अपने सप्लायर के साथ, या फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, या फिर कंपटीटर्स के साथ मर्ज कर जाते हैं। तो वो क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी। यानी कि आप जब सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर या कंपटीटर के साथ मर्ज कर जाते हो, एक्वायर कर लेते हो, तो आपका बिजनेस क्या होता है, और बड़ा हो जाता है। तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी। ए ग्रोथ स्ट्रेटजी इन विच ए कंपनी इंक्रीज इट्स सेल्स एंड प्रॉफिट्स थ्रू वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्ग्लोमरेट एंड कंसेंट्रिक इंटीग्रेशन विद इन इट्स इंडस्ट्री। तो इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी में क्या होता है कि एक ग्रोथ स्ट्रेटजी है, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है, जहां पे सेल्स और प्रॉफिट्स को बढ़ाया जाता है वर्टिकल इंटीग्रेशन करके, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करके, कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन करके, फिर कंसेंट्रिक इंटीग्रेशन करके किसी एक इंडस्ट्री में। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन इंडस्ट्री। आइए भाई हम इस चारों चीजों को देखेंगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और कॉन्ग्लोमरेट और कंसेंट्रिक इंटीग्रेशन क्या होता है। तो देखिए, इंटीग्रेशन कैन बी थ्रू एक्विजिशन और मर्जर। जो इंटीग्रेशन होता है वो कैसे किया जा सकता है, वो तो एक्वायर करके या फिर मर्जर करके। एक्विजिशन क्या हुआ, व्हेन वन फर्म्स टेक ओवर अनदर फर्म, इट इज कॉल्ड एक्विजिशन। जैसे कि जब कोई एक फर्म जो है दूसरे फर्म को एक्वायर कर लेता है, उसको परचेज कर लेता है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्विजिशन। यानी कि सपोज करिए फर्म ए है और फर्म बी है, तो फर्म ए ने फर्म बी को एक्वायर कर लिया, तो फर्म ए के नाम से या फर्म बी भी जानी जाएगी। अब फर्म बी का नाम जो है डिसॉल्व हो जाएगा। वहीं पे मर्जर क्या होता है कि बट इफ ए न्यू फर्म इज क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग और मर्जिंग टू एग्जिस्टिंग फर्म, इट इज कॉल्ड मर्जिंग। यानी कि फर्म ए और फर्म बी जब दोनों कंबाइन होकर कोई दूसरी नई कंपनी, नया ब्रांड नेम चूज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मर्जर कहते हैं। ठीक है, तो मर्जर करके आप जो है इंटीग्रेशन कर सकते हो, या फिर आप एक्वायर करके भी क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो विद इन इट्स इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री में। तो इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी कौन कौन सी है, तो पहला है वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन में आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हो या फिर बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हो। वहीं पे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में आप एक्विजिशन, मर्जर और एक और होता है स्ट्रेटजिक अलायंस, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक्विजिशन, मर्जर और स्ट्रेटजिक अलायंस, ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का टेक्निक होता है। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए, तो आपने नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी वैल्यू चेन प्रोसेस में जब मैन्युफैक्चरिंग होता है किसी प्रोडक्ट का, तो वहाँ पे क्या होता है, पहले रॉ मटेरियल सप्लायर होता है जो कि रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड करता है, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग बाद उसकी मार्केटिंग और सेल्स होते हैं, फिर आफ्टर सेल्स सर्विसेज होते हैं। तो मार्केटिंग सेल्स में जैसे कि आपके होलसेलर, रिटेलर हो गए, वहाँ पे ऊपर रॉ मटेरियल को सप्लाई करता है। तो जब आप क्या करते हो, ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया, वर्टिकल ऑर्डर हो गया, रॉ मटेरियल से लेके आफ्टर सेल सर्विसेज तक। तो जब आप इंटीग्रेशन करते हो किसके साथ, आप सपोज करके आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप जो है होलसेलर के साथ या रिटेलर्स के साथ जो है आप क्या कर रहे हो, जो मार्केटिंग और सेलिंग की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं या फिर आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप जो है उनके साथ इंटीग्रेशन कर ले रहे हो, उनके साथ क्या कर रहे हो, उनको एक्वायर कर ले हो, फिर या उनको मर्ज कर ले रहे हो। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। यानी कि अपने आगे वालों को आप जो है इंटीग्रेट कर रहे हो। आप मैन्युफैक्चर हो, आप प्रोडक्ट बना के किसको दोगे, होलसेलर को, होलसेल से रिटेलर को, रिटेलर जो है आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, और क्या कहते हैं, मार्केटिंग सेलिंग के डिफरेंट डिफरेंट कंपनी होती है जो मार्केटिंग और सेलिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। तो आपने उनके साथ इंटीग्रेट कर लिया, फिर उनको एक्वायर कर लिया, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। वहीं पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। आप पीछे वाले से इंटीग्रेशन करें, यानी कि जो आपको सप्लायर कर रहा है रॉ मटेरियल या फिर इंटरमीडिएट गुड्स आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो आप उसको जो है एक्वायर कर ले, फिर उसको जो है उसके साथ मर्ज हो जा रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। आप मैन्युफैक्चर हो, आप अपने ऊपर वाले से मर्ज कर रहे हो तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, आप अपने आगे वाले से मर्ज कर रहे हो तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहलाता है। और वहीं पे बैलेंस्ड इंटीग्रेशन क्या होगा, जब आप अपने एक पीछे वाले से भी मर्ज कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, वहीं पे आगे वाले से भी मर्जर या इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो उसको हम बैलेंस्ड इंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो नॉर्मली आपको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना है। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या हो गया कि जब अपने आगे वाले, यानी कि जो आपके आगे जो आपके प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने में जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ इंटीग्रेशन करते हैं, या फिर पीछे वाले, यानी कि आपको जो प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, रॉ मटेरियल दे रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स दे रहे हैं, उनके साथ जब आप इंटीग्रेशन या फिर मर्जर कर लेते हो, तो उसको क्या कहलाता है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहलाता है।
तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गया। वहीं पे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो देखिए वर्टिकल इंटीग्रेशन तो आप समझ गए कि आप रिटेलर, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर या कमोडिटी प्रोड्यूसर के साथ जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो वर्टिकल इंटीग्रेशन कहलाता है। वहीं पे जब मैन्युफैक्चर किसी दूसरे मैन्युफैक्चर के साथ इंटीग्रेशन करता है या फिर मर्जर करता है तो वो क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है। तो मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है? ए है, तो ए मैन्युफैक्चर है वो बी के साथ और सी के साथ इंटीग्रेशन कर ले रहा है या फिर मर्जर कर ले रहा है या एक्वायर कर ले रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहलाता है। याद रखिए यहाँ पे क्या है? सेम इंडस्ट्री में हो रहा है। इंटीग्रेशन क्या होता है? सेम इंडस्ट्री में होता है, यानी कि एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री है, वो दूसरे जूता बनाने वाली फैक्ट्री को एक्वायर कर ले रही है, फिर मर्ज हो जा रही है उसके साथ, तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। आपको समझ में आ गया कि वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज क्या हैं। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हो, यानी फैला रहे हो। ये भी क्या है? एक एक्सपेंशन स्ट्रेटजी का टेक्निक है। तो डाइवर्सिफिकेशन इज ए कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी टू एंटर इनटू अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन और न्यू सर्विस और न्यू मार्केट। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? आप कुछ नया प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दो, कोई नया प्रोडक्ट लाइन ऐड कर लेते हो, कोई नई सर्विस देना स्टार्ट कर दो, फिर किसी नए मार्केट में आप इंटर कर जाते हो, तो इसको क्या कहते हैं? डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी कहते हैं। तो यहाँ पे आप कर रहे हो कुछ नया, आप जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बना रहे थे, एग्जिस्टिंग मार्केट में हो, आप वहां से बाहर निकल के कोई दूसरा प्रोडक्ट है फिर वही दूसरा मार्केट आप सेलेक्ट कर लेते हो, मार्केट में दूसरे मार्केट में एंटर कर जाते हो, तो इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। द जनरल स्ट्रेटजी इंक्लूड, तो डाइवर्सिफिकेशन में नॉर्मली क्या होता है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन होता है। वहीं पे कंसंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन सेम है, जैसे कि आपने हॉरिजॉन्टल और इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन देखा। यहाँ पे हम देखेंगे कंसंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। तो ईच स्ट्रेटजी फोकस ऑन ए स्पेसिफिक मेथड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। तो ये जो भी स्ट्रेटजी है वो किस पे फोकस करता है? डाइवर्सिफिकेशन पे। वन ऑफ द फोर मेन ग्रोथ स्ट्रेटजी डिफाइंड बाय इगोर एंसॉफ इन द एंसॉफ मैट्रिक्स। तो एंसॉफ मैट्रिक्स जो कि आइगर एंसॉफ ने बनाया था, उसमें से एक स्ट्रेटजी है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी, जो कि ये आपके सामने है। तो यहाँ पे कंसेंट्रिक और कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एंसॉफ मैट्रिक्स भी हम डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, वो आपके नेक्स्ट यूनिट में है। तो कॉन्सेंट्रिक और कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? तो देखिए कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन आप समझ गए हैं कि जब अपने अपने बिजनेस को आप डाइवर्सिफाई करते हैं, नहीं फैला रहे हैं, यानी कि आप नए नए चीज़ें, नए नए मार्केट में जा रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स और बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। तो कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? रिलेटेड, यानी कि जब आप कोई सेम प्रोडक्ट जो आप अभी बना रहे हो, जो अभी आप जिस मार्केट में हो, या फिर जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हो, उससे मिलता जुलता ही मार्केट में आप चाहे इंटर करते हो या फिर उससे मिलता जुलता ही प्रोडक्ट आप बनाना स्टार्ट करते हो, तो उस टाइप के डाइवर्सिफिकेशन को हम कहते हैं कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन ऑकर व्हेन ए कंपनी enters a new market with a new product that is technologically similar to their current product। यानी कि टेक्निकली जो उनका करंट प्रोडक्ट होता है उससे वो सिमिलर होता है, लेकिन कुछ ना कुछ नया मार्केट होता है, कुछ ना कुछ उसमें नया प्रोडक्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। एंड देयरफॉर आर एबल टू गेन सम एडवांटेज बाय लेवरेजिंग थिंग्स लाइक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, टेक्निकल नो हाउ एंड समटाइम्स इवन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑलरेडी इन प्लेस। तो कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन का ये फायदा हो जाता है उनको कि उनके पास ऑलरेडी नॉलेज होती है उसके इंडस्ट्री के बारे में, उसके टेक्निकल नॉलेज के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। तो इसीलिए जब कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन होता है तो इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं ये रिस्क इसमें कम होता है। तो concentric diversification can be beneficial if sales are declining for one product, as loss in revenue can be offset by a rise in sales of other product। तो concentric diversification में फायदा होता है कि अगर आपका कोई जो प्रोडक्ट अभी करंटली है, अगर उसमें कहीं लॉस हो रहा है तो आप उसको रिकवर कर सकते हो दूसरे के प्रॉफिट से। तो concentric diversification में भी मार्केटिंग रिलेटेड और टेक्नोलॉजी रिलेटेड, यानी कि जब भी आप इसमें डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं तो उसमें क्या होता है कि रिलेटेड होता है किससे? या तो आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड होगा। नया प्रोडक्ट होगा, नया मार्केट होगा, लेकिन क्या होगा? वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग जो अभी आप कर रहे हो या फिर जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो उससे रिलेटेड होता है, तो उस टाइप के डाइवर्सिफिकेशन को हम कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे देख लें उषा, ये क्या है? पहले सेविंग मशीन बनाती थी उषा कंपनी जो है, लेकिन बाद में इसने क्या किया? होम अप्लायंस भी बनाना शुरू कर दिया। तो अभी क्या है? टेक्नोलॉजी सेम है, मशीन है, मशीनरी से रिलेटेड है, होम अप्लायंस में भी दे रहा है, तो वो भी क्या है? मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे क्या है? टेक्नोलॉजी रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हो गया। इसी तरह से आप देख रहे हैं पहले डेल जो कंपनी थी या फिर बहुत सारी कंपनीज थी जो कि डेस्कटॉप बनाती थी, अब वो क्या कर रही है? वो लैपटॉप बनाना स्टार्ट कर दी थी। ये भी क्या हो गया? कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन हो गया। द एडिशन ऑफ टोमेटो केचप एंड सॉस टू मैगी, ये भी क्या है? डाइवर्सिफिकेशन है कि मैगी जो है पहले नूडल्स बनाती थी, लेकिन अब उसने साथ ही साथ टोमेटो केचप और सॉस भी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या है? रिलेटेड है, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, तो कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। तो कॉन्ग्लोमेरेट यानी कि अनरिलेटेड, सिंपल सा है। कंसेंट्रिक यानी कि रिलेटेड और कॉन्ग्लोमेरेट यानी कि अनरिलेटेड, यानी कि जब आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो कि नया है, ऐसा मार्केट में एंटर करते हो जो कि नया है, आपसे आपके लिए पूरा के पूरा वो क्या है? नया है, अनरिलेटेड
थे, अभी तक जो आप बिजनेस कर रहे थे उससे रिलेशन कोई नहीं है, तो उस टाइप के डाइवर्सिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्लोमरेट। इफ यू आर लुकिंग टू डाइवर्सिफाई इनटू कंप्लीटली न्यू मार्केट विद अनरिलेटेड प्रोडक्ट टू रीच ब्रांड न्यू कस्टमर बेस, दिस इज नॉन एज कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि अनरिलेटेड, यानी कि आप क्या कर रहे हो कि जो अभी एग्जिस्टिंग आप बिजनेस कर रहे थे उससे बिल्कुल भी नया है, बिल्कुल भी मैचिंग नहीं है जो भी जिस मार्केट में आप जाने वाले हो, जो भी प्रोडक्ट आप बनाने वाले हो। द टर्म कॉन्ग्लोमरेट refers to a single corporate group operating multiple business entities within entirely different industries। तो यहाँ पे क्या है कि जो कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में आप जो है इंटर कर जाते हो। ठीक है, आप पहले एफएमसीजी मार्केट में थे, आप चले गए टेलीकम्युनिकेशन मार्केट इंडस्ट्री में, फिर टेलीकम्युनिकेशन से आप होटल इंडस्ट्री में चले गए, होटल से हॉस्पिटलिटी में चले गए, तो आप अलग अलग इंडस्ट्रीज में आप जो है अपना जो है ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हो। इस टाइप के डाइवर्सिफिकेशन को क्या कहते हैं, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि टाटा है, तो टाटा में आप देखेंगे टाटा टेलीकम्युनिकेशन है, टाटा स्टील में भी है, टाटा मोटर इंडस्ट्री में, टाटा होटल्स में है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में भी है, तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में अपने जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो ये क्या है, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। इसी तरह से आईटीसी का देखिए, तो आईटीसी शुरुआत हुई थी सिगरेट से, टोबैको कंपनी है तो सिगरेट से स्टार्ट हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे ये होटल इंडस्ट्री में आया, पेपर एंड पैकेजिंग में आ गया, एग्री बिजनेस में भी आ गया है। तो ये इस टाइप के डाइवर्सिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज नाम से ही क्लियर है कि स्टेबल हो जाना, यानी कि कोई भी चेंज आप यहाँ पर अपनी कंपनी की एक्टिविटीज में नहीं करते हो। क्लियर। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल आपने सभी ने सुना होगा, इन्होंने क्या किया, इट हैज कंसंट्रेटेड ऑन इंक्रीजिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ इट्स वेरियस प्लांट्स रेदर देन गोइंग फॉर एक्सपेंशन। इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड नहीं किया, बल्कि इन्होंने क्या किया कि अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी जहाँ जहाँ पे इनकी प्लांट्स थी उस पर जो है इन्होंने फोकस किया, एक्सपेंड नहीं किया। तो ये क्या है, ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज कहलाती है, यानी कि आपकी जो करंट पोजीशन है आप उसको जो है एफिशिएंट करिए, उसको एफिशिएंसी को बढ़ाइए, ना कि एक्सपेंड करिए। तो ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज कहलाती है। तो कंटिन्यूइंग इट्स करंट एक्टिविटीज विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन डायरेक्शन, तो आप जो है कोई भी डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं लाते हो, बल्कि जो आपकी करंट एक्टिविटीज़ होती हैं उसी को कंटिन्यू करते हो, उसी को इम्प्रूव करते हो, तो वो चीज़ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज कहलाती है। दे आर वेरी पॉपुलर विद स्मॉल बिजनेस ओनर्स हु हैव फाउंड ए नीच एंड आर हैप्पी विद देयर सक्सेस एंड द मैनेजेबल साइज ऑफ देयर फर्म्स। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज नॉर्मली उनके द्वारा अपनाया जाता है, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं जो कि स्मॉल बिजनेस रन कर रहे होते हैं और जो अपने साइज ऑफ फर्म से जो है हैप्पी होते हैं, उनको लगता है कि बस अब इससे ज़्यादा बड़ा हम नहीं संभाल पाएंगे, अब ये जो हमारा बिजनेस है इस वक्त इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें कोई भी ज़्यादा चेंजेस अब हमें नहीं करना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उससे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, उनको जितना चाहिए होता है और वो आसानी से उसको मैनेज कर लेते हैं। भाई आपने एक्सपेंड किया, पता चला आप मैनेज नहीं कर पाए, तो इसलिए क्या होता है कि वो लोग आगे उसको एक्सपेंड नहीं करते हैं, जो करंट एक्टिविटीज़ होती है उसी को वो कंटिन्यू रखते हैं। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज स्मॉल बिजनेस द्वारा जो है नॉर्मली फॉलो किया जाता है और एक तरीके का शॉर्ट रन है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज कैन बी वेरी यूजफुल इन द शॉर्ट रन बट दे कैन बी डेंजरस इफ फॉलोड फॉर टू लॉन्ग। तो जो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी होती है वो शॉर्ट रन में तो सही है, लेकिन अगर लंबे समय तक आप स्टेबल हो जाते हो, कोई भी चेंज नहीं लाते हो, कोई भी एक्सपेंशन नहीं करते हो, तो उस केस में फिर कहीं ना कहीं आपको जो है नुकसान हो सकता है। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज नॉर्मली शॉर्ट रन में अपनाया जाता है। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज में 3 इंपॉर्टेंट जो है टेक्निक्स होते हैं, 3 पॉपुलर स्ट्रेटजीज हैं स्टेबिलिटी के अंदर। कौन कौन सा? पहला पॉज एंड प्रोसीड विद कॉशन, दूसरा है नो चेंज और तीसरा है प्रॉफिट स्ट्रेटजीज। तो पॉज एंड प्रोसीड विद कॉशन, तो नाम से क्लियर है, पॉज एंड प्रोसीड, रुको चलो, चलो रुको, रुको चलो। तो यानी यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो कंपनी होती है वो क्या करती है कि सिचुएशंस का वेट करती है, जब उसको लगता है कि हाँ अब फेवरेबल सिचुएशन हो गया है तब वो कुछ जो है आगे अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करती है, वरना फिर वो क्या करती है, रुक जाती है, कोई भी एक्टिविटीज़ में चेंजेस नहीं करेगी। जब उसको लगेगा सेफ है तो चेंज करेगी। सपोज कि आपने कोई कंपनी है, उस कंपनी ने कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, प्रोडक्ट ए, उस प्रोडक्ट ए को लॉन्च करने के बाद वो क्या करती है, रुक जाएगी। अब कोई नया प्रोडक्ट लाइन कोई नई इंडस्ट्री में नहीं जाएगी, जब तक प्रोडक्ट ए जो है सक्सेसफुली रन कर नहीं लेगा तब तक वो कोई भी एक्टिविटीज़ में चेंज नहीं करेंगी, एक्सपेंशन नहीं करेंगी, ना ही रिट्रेंचमेंट करती है। तो पॉज एंड प्रोसीड यानी कि सेफली जो है आप अपना काम करते हो, एक काम कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, तब दूसरे पे हाथ लगाओगे। तो पॉज प्रोसीड विद कॉशन, ए वेरी डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू मेक ओनली इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट अंटिल ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल सिचुएशन चेंजेस। तो जब तक कि कोई पर्टिकुलर इन्वायरमेंट सिचुएशन में चेंज नहीं होता है तब तक आप क्या करोगे, सिर्फ इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट करोगे, बाकी कोई भी बड़ा चेंज नहीं करते हो। इट इज टिपिकली कंसीव्ड एज अ टेम्पोररी स्ट्रेटजी टू बी यूज्ड until the environment become more hospitable or to enable a company to consolidate its
रिसोर्सेज आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड रैपिड ग्रोथ। तो ये क्या है, एक इसको हम टेम्प्रोरी स्ट्रेटजी मानते हैं। पॉज एंड प्रोसेस क्या है भाई, टेम्प्रोरी है ना, थोड़े समय के लिए रुक गए, फिर उसके बाद फिर आगे आप चलना स्टार्ट कर देते हो। तो नॉर्मली क्या होता है कि सपोज कि कोई कंपनी है, वो अचानक से बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई। अब अचानक से इतना ज़्यादा ग्रो कर गई तो अब उसको क्या है कि उसको रुकना पड़ेगा, उसको जो है नए नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना पड़ेगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो उन सभी कस्टमर को डील कर पाएगी। भाई बहुत बड़ा ग्रोथ हो गया, बहुत ज़्यादा कस्टमर आ गए हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया मार्केट में, तो फिर आपको जो है अपनी अपने आप की जो कैपेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी तो इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको रुकना पड़ता है। तो पॉज एंड प्रोसीड, क्लियर। या फिर आपका जो है कोई ऐसा सिचुएशन आ गया है कि आपकी जो है ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रही है, तो उस केस में आप रुक जाइए। जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, एनवायरमेंट नॉर्मल हो जाए, तब जो है फिर उसके बाद फिर अपना एक्सपेंशन स्टार्ट करिए, फिर अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को इंप्रूव करिए, इंक्रीज करिए। तो पॉज एंड प्रोसीड, रुको देन चलो, जब सिचुएशन सही हो जाए तो चलो, क्लियर। तो एग्जांपल के तौर पे एक केस था कि डेल का। तो स्ट्रेटजी इसमें क्या था कि ये जो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजीज में पॉज एंड प्रोसीड वाली स्ट्रेटजी थी, ये डेल द्वारा अपनाई गई थी। दिस वाज द स्ट्रेटजी डेल फॉलोड आफ्टर इट्स ग्रोथ स्ट्रेटजी हैड रिजल्टेड इन मोर ग्रोथ देन इट कुड हैंडल। तो डेल स्ट्रेटजी ने क्या किया था, पहले ग्रोथ स्ट्रेटजी अपनाया, उन्होंने जो है अपने आप को एक्सपेंड किया तो उनकी क्या है, उनकी जो ग्रोथ थी वो 285% हो गई इन 2 ईयर्स। 2 साल में वो 285% ग्रो कर गए। डेल ने जब ग्रोथ स्ट्रेटजी अपनाया तो वो 285% जो है वो ग्रो कर गए। तो अब जो है इसको हैंडल करना टफ हो गया, इस ग्रोथ को हैंडल करना डेल के लिए टफ हो गया। इट कुड नॉट कीप अप विद द नीड ऑफ 2 बिलियन 5600 एम्प्लॉय कंपनी सेलिंग पीसीज इन 95 कंट्रीज। तो अब क्या है, उन्होंने ग्रोथ स्ट्रेटजी अपनाई डेल कंपनी ने, तो 2 बिलियन और 5600 एम्प्लॉय की कंपनी 95 देशों में पीसी सेल करना उनके लिए टफ काम हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, वो स्टॉप हो गए, पॉज हो गए। उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने पॉज किया, रुके। डेल डिड नॉट गिव अप ऑन इट्स ग्रोथ स्ट्रेटजी, इट मेयरली पुट इट टेम्पोरली इन लिम्बो अंटिल द कंपनी वॉज एबल टू हायर न्यू मैनेजर्स, इम्प्रूव द स्ट्रक्चर एंड बिल्ड न्यू फैसिलिटीज़। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले ग्रोथ स्ट्रेटजी अपनाई, ग्रोथ स्ट्रेटजी से इतना ज़्यादा ग्रोथ हो गया कि वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उसको जो है टेम्पोरली स्टॉप कर दिया। जहाँ पे भी उनकी करंट एक्टिविटीज़ थी वहीं पे वो रुक गए। उन्होंने ग्रोथ स्ट्रेटजी को एक तरीके से टेम्पोरली स्टॉप कर दिया। उन्होंने फिर अपने यहाँ पे नए मैनेजर्स को इम्प्रूव किया, स्ट्रक्चर अपना इम्प्रूव किया, नई नई फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया और वहाँ पे बिल्ड किया, और उसके बाद फिर से जो है उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ को आगे एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पॉज एंड प्रोसीड स्ट्रेटजी, क्लियर। देन नेक्स्ट स्ट्रेटजी है नो चेंज स्ट्रेटजी। नाम से क्लियर है कि यहाँ पे आप कोई चेंज करते ही नहीं हो। ए डिसीजन टू डू नथिंग न्यू, कुछ भी आप नया नहीं करोगे, क्लियर। ए चॉइस टू कंटिन्यू करंट ऑपरेशन एंड पॉलिसीज फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। तो यानी कि आप देख लेते हो कि फ्यूचर में अच्छा खासा चलने वाला है, तो आप क्या कहते हो कि जो करंट अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर करंट ऑपरेशन है उसी को आप कंटिन्यू करते हो, आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाते हो। एन इंडस्ट्री फेसिंग लिटिल और नो ग्रोथ इनकरेजेज द कंपनी टू कंटिन्यू ऑन its current course, making only small adjustment for inflation in its sales and profit objective। तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर उसमें लग रहा है कि उस इंडस्ट्री में अब कोई ज़्यादा ग्रोथ होने वाला नहीं है, फिर थोड़ा मोटा ग्रोथ ही होने वाला है, तो उस इंडस्ट्री में जो भी कंपनीज होंगी वो अपने करंट कोर्स को ही जो है कंटिन्यू करेंगी, करंट एक्टिविटीज़ को ही वो कंटिन्यू परफॉर्म करेंगी, वो कोई भी एक्सपेंशन के लिए ग्रोथ स्ट्रेटजी नहीं अपनाएंगी, ठीक है। बस इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो उसको करेंगी, बाकी वो कोई भी चीज़ें एक्सपेंड नहीं करती, ग्रोथ स्ट्रेटजी वहाँ पे वो अपनाती नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि कोई आगे ग्रोथ है ही नहीं। जब ग्रोथ है ही नहीं तो एक्सपेंशन करके क्या फायदा, क्लियर। मेनी स्मॉल टाउन बिजनेस फॉलो दिस स्ट्रेटजी बिफोर वॉलमार्ट मूव इनटू देयर एरियाज एंड फोर्स देम टू रीथिंक देयर स्ट्रेटजी। तो वॉलमार्ट आप सभी ने सुना होगा कि एक रिटेल इंडस्ट्री है वॉलमार्ट, जो कि हर सिटीज़ में जो है अपना ये ब्रांचेज ओपन कर रही हैं और जो है FMCG प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं। तो बहुत सारे जो स्मॉल टाउन बिजनेसेस थे वो क्या थे, वो निश्चिंत थे कि भाई अब तो मेरा दुकान सेटअप हो गया, मेरे बहुत सारे कस्टमर बन गए हैं, हमारा जो है अपना बिजनेस चलता रहेगा, प्रॉफिट आता रहेगा। लेकिन फिर वॉलमार्ट आया और उसी तरीके से अब आप देखते हो कि बहुत सारे रिटेल शॉप्स ओपन हो गए हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो लोग नो चेंज स्ट्रेटजी अपनाकर बैठे थे उनको जो है मजबूर किया, और उनको मजबूर किया कि वो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करे। वरना क्या था कि भाई आपने एक अच्छा सा दुकान खोल लिया अपने शहर में और आपका शहर में दुकान चल रहा है, लेकिन पता चला कि उसी शहर में और लोग भी आपने दुकान अपना फ्रेंचाइजी आकर ओपन कर लेते हैं, तो उस केस में फिर आपको जो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है। तो नो चेंज स्ट्रेटजी नॉर्मली जो स्मॉल टाउन बिजनेस होते
होते थे वो अपनाते थे, लेकिन उनको भी जो है चेंज करना पड़ जाता है जब कोई बड़ा बिजनेस या फिर कोई दूसरा बिजनेस वहाँ पे उनके एरिया में आ जाता है। तो नो चेंज स्ट्रेटजी यानी कि जो करंट आपका बिजनेस है, जो करंट सिचुएशन है, करंट कोर्स ऑफ एक्शन है, वही आप कंटिन्यू करते हो, कोई भी ग्रोथ स्ट्रेटजी अपनाते नहीं हो। वहीं पे जो तीसरा है दैट इज प्रॉफिट स्ट्रेटजी। देखिए प्रॉफिट स्ट्रेटजी का मतलब यहाँ पर ये नहीं हुआ कि आप जो है ग्रोथ करके खूब प्रॉफिट कमा रहे हो, नहीं। यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी की बात हो रही है, तो आप जो है एक्सपेंशन या फिर ग्रोथ नहीं करते हो, लेकिन जो करंट कोर्स ऑफ एक्शन है, करंट सिचुएशन है, उसी में से जो है आप प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हो। तो नॉर्मली क्या होता है कि सपोज कि कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है, वो जो है अच्छा परफॉर्म नहीं करी, यानी कि वो लॉस में जा रही है, तो अब उसके पास एक ऑप्शन है कि वो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी अपना ले, यानी कि कोई एक अपना प्रोडक्ट लाइन बंद कर दे, या फिर किसी के साथ मर्जर किया था वो डिमर्ज कर ले, या फिर जो है वो अपने आप कंपनी सेल ऑफ कर दे, लिक्विडेट कर दे, या फिर बैंकरप्ट हो जाए। लेकिन इस रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी से बेटर है कि वो इस प्रॉब्लम को फेस करे और प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करे। इट इज़ ऑफन बेटर टू फेस द प्रॉब्लम डायरेक्टली बाय चूजिंग अ रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, यानी ये नहीं कि आपके सामने कुछ प्रॉब्लम आई तो आपने कंपनी ही बंद कर दी, ऐसा नहीं। उसको फेस करिए, उसको प्रॉब्लम को फेस करिए, डायरेक्टली फेस करिए। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर आप एक अटेम्प्ट कर सकते हैं कि जो कंपनी की प्रॉफिट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? बाय रिड्यूसिंग द इन्वेस्टमेंट, अपने इन्वेस्टमेंट को कम करिए। R&D पे जो पैसा लगा रहे हो उसको कम कर दीजिए, एडवर्टाइजिंग पे कम खर्चे करिए, यानी कि जो आपका करंट एक्टिविटी है उसमें रिडक्शन लाइए। ये नहीं कि आप कंपनी ही बंद कर देंगे, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी अपना लेते हैं, नहीं। आप जो करंट खर्चे हैं उसको रिड्यूस करिए। एन अटेम्प्ट टू आर्टिफिशियली सपोर्ट प्रॉफिट व्हेन ए कंपनी सेल आर डिक्लाइनिंग बाय रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर्स। तो जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट है, उनको रिड्यूस कर दीजिए। तो बट ऑब्वियस होता है कि आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट आपको इंक्रीज होता दिखेगा या फिर प्रॉफिट होते दिखेगा। इन्वेस्टमेंट कम करोगे और प्रॉफिट जितना सेल्स आपका पहले हो रहा था उतना ही हो रहा है, तो आपका कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ आप प्रॉफिट में हैं। तो मैनेजमेंट डिफर इन्वेस्टमेंट एंड और कट्स एक्सपेंसेस, यानी कि R&D पे जो खर्चे हो रहे थे, मेंटेनेंस पे जो खर्चे किए जा रहे थे, एडवर्टाइजिंग पे जो खर्चे किए जा रहे थे, उसको कहीं ना कहीं मैनेजमेंट क्या करती है, कट कर देती है या फिर रिड्यूस कर देती है, जिससे कि लगता है कि हाँ हमारा प्रॉफिट अभी हो रहा है। क्लियर? तो इट में इवन सेल वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट लाइन फॉर द कैश फ्लो बेनिफिट। यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉफिट स्ट्रेटजी में कि एक कोई अपना प्रोडक्ट लाइन भी आप जो है बंद कर सकते हो। आप 4-5 प्रोडक्ट लाइन को डील करें तो एक कोई प्रोडक्ट लाइन बंद कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं आप जो है मार्केट में एग्जिस्ट करोगे, आप मार्केट में प्रॉब्लम को, सिचुएशन को फेस कर सकते हो। आपको रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करने की या अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रॉफिट स्ट्रेटजी, तो यहाँ पर प्रॉफिट स्ट्रेटजी यानी कि आप अपने खर्चे को कम करिए, अपने जो इन्वेस्टमेंट है उनको रिड्यूस कर दीजिए, तो आप जो है आपका प्रॉफिट कहीं ना कहीं वो लगेगा कि हाँ आप प्रॉफिट में हैं। ये जो प्रॉफिट स्ट्रेटजी है ये टेम्पोरली होती है और ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। द प्रॉफिट स्ट्रेटजी इज यूजफुल ओनली टू हेल्प अ कंपनी गेट थ्रू अ टेम्पोरली डिफिकल्टी, यानी कि थोड़ा बहुत कहीं पे सेल डिक्लाइन होने लगा है, डिफिकल्टी आ गई है, तो उस केस में जो है प्रॉफिट स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, जहां पर आप जो है अपने एक्सपेंसेस को, अपने इन्वेस्टमेंट को कम करके जो है उस सिचुएशन को डील करते हैं। इज टिपिकली टॉप मैनेजमेंट पैसिव, शॉर्ट टर्म एंड ऑफन सेल्फ सर्विंग रिस्पॉन्स टू अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ये क्या है, नॉर्मली जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो जो है शॉर्ट रन में, शॉर्ट टर्म में जो है ये डिसीजन लेती है कि कोई प्रोडक्ट लाइन बंद कर दें, इन्वेस्टमेंट को कम कर दें, या फिर जो है एक्सपेंसेस को कम कर दें, जिससे कि हमारा प्रॉफिट जो है वो बना रहे। तो दैट इज प्रॉफिट स्ट्रेटजी। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी हो गए, पॉज एंड प्रोसीड, दूसरा है नो चेंज और तीसरा है प्रॉफिट स्ट्रेटजी। ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल को अचीव करने के लिए जो भी स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, जो भी गाइडलाइंस या फिर ओवरऑल डायरेक्शन सेट किया जाता है, उसी को हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कहते हैं। क्लियर? तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में भी 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी हैं, या टाइप ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कह लीजिए, ग्रोथ जिसको हम एक्सपेंशन स्ट्रेटजी भी कहते हैं, और उसके बाद स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, और तीसरा होता है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी क्या होते हैं और कौन-कौन से मेथड हैं। देखिए रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है छंटनी या फिर घटाव। क्लियर? तो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होता है जिसमें फोकस किया जाता है टू डिक्रीज द स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी। सपोज कि कोई कंपनी है, वो 10 टाइप के प्रोडक्ट बना रही है और उसका कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट कैटेगरी है जो उसको प्रॉफिट ज़्यादा अर्न नहीं करके दे रहा है, तो वो उसको बंद कर देती है, उसको बनाना बंद कर देती है। या फिर कोई कंपनी है, उसके 10 ब्रांचेज हैं अलग अलग लोकेशन पे, तो कोई एक ऐसा ब्रांचेज या फिर कोई एक ऐसा प्लांट जहाँ पर उसको जो है प्रॉफिट, जहाँ पर प्रोडक्शन करने से उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, उस प्लांट को वो बंद कर देता है। तो यही रिट्रेंचमेंट
स्ट्रेटजी होती है। तो इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन कट डाउन ऑल ऑफ दोज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट आर नॉट प्रॉफिटिंग द बिजनेस टू अचीव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए बिजनेस के वो जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जो हेल्पफुल नहीं है, जो प्रॉफिट अर्न नहीं करके दे रहे हैं कंपनीज को, बिजनेस को, वो उसको कट डाउन कर देती हैं, यानी कि उसको या तो सेल कर देंगे या तो उसको बंद कर देती हैं। क्लियर? तो इसी स्ट्रेटजी को हम रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी कहते हैं। तो जब कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन किसी अपने ब्रांच को, किसी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को कट डाउन कर देती है, सेल उसको जो है सेल आउट कर देती है किसी दूसरे कंपनीज को, या फिर उसको बंद कर देती है, तो इस स्ट्रेटजी को हम रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी कहते हैं। तो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी में भी 3 मेथड हैं। कौन कौन से? टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। तो एक एक करके हम ब्रीफली इनको तीनों को ही देखते हैं। तो सबसे पहला है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। नाम से क्लियर है, टर्न अराउंड यानी कि कोई एक ऐसा गुड्स या सर्विस, कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिसकी परफॉर्मेंस क्या होती थी? डिक्लाइन होती थी। वो परफॉर्मेंस डिक्लाइन होती है, यानी कि उससे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न नहीं हो रहा था। तो ऐसे में कंपनी क्या करती है कि उसको बंद नहीं करती है, बल्कि क्या करती है कि उस पर एक्स्ट्रा फंडिंग लगाकर, यानी कि एक्स्ट्रा पैसा लगा के, उसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग में चेंजेस करके, या फिर उसकी एडवर्टाइजिंग और ज़्यादा करके उसकी सेल को इंक्रीज करने की कोशिश करती है। क्लियर? तो टर्न अराउंड, जिसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही थी उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने पर फोकस किया जाता है। क्लियर? तो टर्न अराउंड एज द नेम सजेस्ट मींस रिवर्सिंग एन एडवर्स ट्रेंड। गलत चीजें हो रही थी उसको सही चीजों में कन्वर्ट कर देना। क्लियर? परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही थी, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देना। क्लियर? मींस टू रिवर्स डिक्लाइन परफॉर्मेंस, मूविंग फ्रॉम ए लॉस मेकिंग स्टेट टू वन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। तो यहां पर फोकस क्या किया जाता है कि गलत दिशा में जा रहे थे उसको कन्वर्ट करके सही दिशा में लेकर आना। तो यहां पर जो भी अंडर परफॉर्मिंग पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको ऑर्गेनाइजेशन बंद भी कर सकती है, तो उस पे क्या है, उसके तो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी में जो भी अंडर परफॉर्मिंग पार्ट होता है, चाहे वो गुड्स है, चाहे सर्विसेज है, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसके टॉप लेवल मैनेजमेंट में चेंज किया जाता है, कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है, इंटरनल कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव किया जाता है, एक्स्ट्रा पैसे जो है उसमें लगाए जाते हैं, या फिर कोई और अदर मेथड्स हैं जिसका इस्तेमाल करके जो अंडर परफॉर्मिंग पार्ट होता है उसको मैनेज किया जाता है। क्यों मैनेज किया जाता है? जिससे कि उसको प्रॉफिटेबल वन बनाया जा सके। तो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी में सबसे पहले क्या होता है कि जो पुअर मैनेजमेंट है, अनकॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट है, हाई कॉस्ट है, इनएफिशिएंट प्रोसेस है, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उसको रिजॉल्व किया जाता है। जैसे पुअर मैनेजमेंट है तो हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट को चेंज कर दिया। क्लियर? हाई कॉस्ट है तो हमने जो है कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो पार्ट प्रॉफिट अर्न करके नहीं दे रहा था वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट अर्न करके देने लगेगा। तो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, परफॉर्मेंस जिसकी डिक्लाइन हो रही थी उसकी परफॉर्मेंस अब इंप्रूव होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने कुछ उसमें बदलाव किए हैं, उसकी मैनेजमेंट में जो है चेंज किया है। क्लियर? तो ये पहला स्ट्रेटजी हो गया। वहीं पर दूसरा स्ट्रेटजी है दैट इज डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी। डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी में क्या होता है कि यहाँ पर जो कंपनी है वो अपना कोई एक हिस्सा या फिर कोई अनपरफॉर्मिंग, जो पुअर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट होता है, जो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके नहीं दे रहा है, लॉस में चल रहा है, उसको वो सेल आउट कर देती है। कोई ऐसा प्लांट था, कोई ऐसा बिजनेस यूनिट था जो परफॉर्म नहीं कर रहा था अच्छे से, उसको बंद कर देगी, उसको सेल कर देगी। क्लियर? तो डाइवेस्टमेंट इज यूजली अ पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन और रीस्ट्रक्चरिंग प्लान एंड इज adopted when a turnaround has been attempted but has proved to be unsuccessful। सपोज कि कोई प्लांट था किसी कंपनी का XYZ प्लेस पे। क्लियर? तो वो प्लांट जो है अच्छा सा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो कंपनी ने क्या किया, वहां के प्लांट के मैनेजमेंट को चेंज किया, वहां पे कॉस्ट रिडक्शन किया, फंडिंग एक्स्ट्रा की, लेकिन फिर भी जो है वो प्लांट है वो अच्छा सा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो अब कंपनी क्या करती है, उस प्लांट को सेल कर देगी, उस प्लांट को बंद कर देगी, सेल कर देगी। क्लियर? तो इट इन्वॉल्व्स ए सेल और लिक्विडेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ बिजनेस और अ मेजर डिवीजन, प्रॉफिट सेंटर और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। क्लियर? तो यहां पर क्या होता है डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी में कि कोई जो भी पुअर परफॉर्मिंग पार्ट होगा बिजनेस का, जो भी पुअर परफॉर्मिंग पोर्शन होगा बिजनेस का या फिर कोई यूनिट होगा, उसको या तो सेल कर देंगे या तो उसको लिक्विडेट कर देंगे, यानी कि बंद कर देंगे। क्लियर? तो कंपनी जो है वो डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे क्यों आती है? तो सबसे पहली चीज कि कहीं ना कहीं जो पोर्शन सेल किया जा रहा है, जो पोर्शन लिक्विडेट किया जा रहा है, वो मिसमैच था। कंपनी जो काम कर रही थी वो कहीं ना कहीं उससे मिसमैच था, वो मैच नहीं खा रहा था, इसी वजह से उसकी प्रॉफिट जो है वो लो थी। क्लियर? तो इसलिए जो है उसको बंद कर दिया था, डाइवेस्ट कर दिया जाता है। कंसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम अ पर्टिकुलर बिजनेस, कोई बिजनेस है कंपनी का, उससे लगातार जो है नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा था, ठीक है, प्रॉफिट नहीं अर्न हो रहा था, तो उसको भी इस वजह से भी जो उसको बंद कर दिया था, डाइवेस्ट कर दिया जाता है। बेटर अल्टरनेटिव हो सकता है कंपनी के पास कि भाई इससे अच्छा हम पैसा कहीं और लगाएं, हमें और ज्यादा रिटर्न आएगा, तो इस वजह से भी जो है ये डाइवेस्ट किया जाता है कंपनी के पार्ट को। क्लियर?
तो इस कहने का मतलब है कि अनप्रॉफिटेबल बिजनेस कोई भी कंपनी का होगा जिससे उसको प्रॉफिट अर्न नहीं होगा या फिर उसके पास कोई बेटर अल्टरनेटिव होगा, तो उस केस में कंपनी डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी अपनाती है। क्लियर? तो डाइवर्समेंट स्ट्रेटजी में क्या होगा, पूरी कंपनी लिक्विडेट नहीं होती है, बल्कि कंपनी का वो हिस्सा, कंपनी का वो प्रोडक्ट, कंपनी की वो सर्विसेज जो कि पुअर परफॉर्म कर रही हैं, उसको जो है बंद कर दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। ठीक। नेक्स्ट है लिक्विडेशन स्ट्रेटजी। लिक्विडेशन स्ट्रेटजी में क्या होता है कि कंपनी पूरे बिजनेस को ही बंद कर देती है। पहले क्या किया उसने कि पहले मैनेजमेंट को चेंज किया, एक्स्ट्रा पैसे लगाकर उसको रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन अगर वो रिकवर नहीं हुआ तो डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी में आता है, यानी कि बिजनेस का कोई पोर्शन जो है वो सेल आउट कर देती है, बंद कर देती है। वहीं पर उसके बाद भी जो है प्रॉफिट नहीं अर्न हो रहा है, तो वो किस पे आती है, लिक्विडेशन स्ट्रेटजी पे, जहां पर वो पूरे के पूरे बिजनेस को ही बंद कर देती है। तो एक्सट्रीम लेवल इन द रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी where organization permanently shut down the business and sell all of its assets। यहाँ पर क्या होता है कि बिजनेस को परमानेंटली बंद कर दिया जाता है और सभी एसेट्स को सेल कर दिया जाता है। तो इट इज कंसीडर्ड एज लास्ट रिजॉर्ट, ये अंतिम सहारा होता है बिजनेस का, कि यहाँ पर क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जो भी एसेट्स होते हैं, उनको सेल करके जो भी ड्यूज होते हैं उसको पेड कर देते हैं। यहाँ क्या होता है कि कंपनी के जो भी एसेट्स होते हैं उनको सेल किया जाता है और कंपनी के ऊपर जो भी ड्यूज होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, उनके ड्यूज को पे किया जाता है। तो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी में 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, जहां पर एक बार कोशिश की जाती है, आखिरी कोशिश की जाती है कि उसको बचाया जा सके, जिससे भी प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है उससे प्रॉफिट अर्न होने लग जाए। उसमें कॉस्ट कटिंग की जाती है, मैनेजमेंट को चेंज किया जाता है। फिर आता है डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी, जहां पर एक अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लाइन को या फिर अनप्रॉफिटेबल प्लांट को जो है वहां पर सेल आउट करता है या फिर बंद कर दिया जाता है। वहीं पर लास्ट ऑप्शन होता है लिक्विडेशन स्ट्रेटजी, जहां पर पूरी की पूरी कंपनी को ही शट डाउन कर दिया जाता है। क्लियर? कॉर्पोरेट पेरेंटिंग। तो कॉर्पोरेट पेरेंटिंग में हम सबसे पहले देखेंगे कि पेरेंटिंग का क्या मतलब होता है। पेरेंटिंग मीन्स होता है द एक्टिविटी ऑफ ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड एज अ पेरेंट, या फिर आप कह लीजिए द टेकिंग केयर ऑफ समवन इन द मैनर ऑफ अ पेरेंट। तो जैसे आपके पेरेंट्स यानी कि माँ बाप जो है आपका ध्यान रखते हैं, आपका जो है अपब्रिंगिंग करते हैं, आपका जो है परवरिश करते हैं, आपको जो है बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, सभी रिसोर्सेज आपको जो है प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप उनका यूटिलाइज करके आप ग्रो करें, आपको जो है अच्छी एक्टिविटीज़ सिखाते हैं, अच्छा फूड और न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ये चीज़ पेरेंटिंग कहलाती है। तो जो आपके माँ बाप होते हैं अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, अच्छा खाना खाएं, अच्छी सेहत रहे उनकी, अच्छा एजुकेशन पाएँ, अच्छा व्यवहार, अच्छा बिहेवियर शो करें। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, पेरेंटिंग कहलाती है। होता नहीं है कि अगर आपके बच्चे जो है बदमाश निकल जाते हैं या फिर जो है वो किसी की बात नहीं मानते, गलत एक्टिविटी परफॉर्म करते, तो ये कहा जाता है कि पेरेंटिंग अच्छे से नहीं हुई, यानी कि माँ बाप ने अच्छे से जो है इसी बच्चे की परवरिश नहीं की, अच्छे से देखभाल नहीं की है। वहीं पे अगर पेरेंटिंग अच्छी होती है तो जो बच्चे होते हैं वो अच्छे बिहेवियर शो करते हैं, अच्छे होते हैं और ग्रो करते हैं, सक्सेसफुल आगे चलकर बनते हैं। वहीं पे सपोज कि आपके 2 चाइल्ड हैं, यानी कि कोई पेरेंट्स हैं, उनके 2 बेबी हैं, अगर वो एक बेबी पे ध्यान देते हैं, दूसरे बेबी पे ध्यान नहीं देते हैं, तो जिस बेबी पे ध्यान देंगे, जिसकी पेरेंटिंग अच्छे से करेंगे, वो अच्छा ग्रो करेगा, अच्छा सक्सेसफुल होगा अपने एरिया में। वहीं पे जो दूसरा बच्चा जिस पे उनके अच्छी पेरेंटिंग नहीं की, वो हो सकता है कि वो सक्सेसफुल ना हो। तो इसीलिए पेरेंटिंग दोनों की ही ज़रूरी होती है, इक्वली जो है वहाँ पर नीड होती है, सभी किड्स की, सभी बच्चों की पेरेंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी तरीके से आज के टाइम पे आप देखेंगे तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मल्टीपल बिजनेस परफॉर्म करता है। देयर आर मेनी कॉर्पोरेट्स हु हैव मल्टीपल बिजनेस यूनिट, जैसे कि टाटा ले लीजिए, तो टाटा में आप देखेंगे तो टाटा स्टील भी है, टाटा ऑटोमोबाइल्स में भी है, टाटा मोटर्स में भी है। इसी तरीके से टाटा के और भी अलग अलग बिजनेस यूनिट्स हैं जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही हैं। क्लियर? तो अब टाटा क्या है, टाटा एक पूरा ग्रुप ऑफ डिफरेंट बिजनेस है। क्लियर? तो जो टाटा का हेड ऑफिस है, जो टाटा हेड ऑफिस होगा जहां से सभी बिजनेस यूनिट्स को कंट्रोल किया जाता होगा, वो क्या होगी, वो पेरेंट हो गई, कॉर्पोरेट पेरेंट कहलाती है। तो जो टाटा का हेड ऑफिस है उसको जो है अपने सभी बिजनेस यूनिट्स के बारे में डिसीजन लेना होता है, सभी बिजनेस यूनिट्स को जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होती है सभी बिजनेस यूनिट्स के लिए। तो यही चीज़ कॉर्पोरेट पेरेंटिंग कहलाती है। अगर जो टाटा का हेड ऑफिस है, जो कॉर्पोरेट पेरेंट है, वो सिर्फ टाटा स्टील के बारे में सोच रहा है, उसकी प्लानिंग कर रहा है, उसको जो है एक्सपेंड कर रहा है, बाकी अदर बिजनेस यूनिट्स पे फोकस नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बाकी बिजनेस यूनिट्स हैं वो कम परफॉर्म करेंगे, पुअर परफॉर्म करेंगे, वो रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देंगे, और जिस पे वो फोकस करें सिर्फ वही परफॉर्म करेगा। तो इसीलिए पेरेंटिंग, कॉर्पोरेट पेरेंटिंग करने का मतलब यहाँ पे यही है कि जो डिफरेंट बिजनेस यूनिट है कॉर्पोरेट के अंदर, उनको सही तरीके से उनको उनके लिए जो फाइनेंशियल प्लानिंग की जाए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाए, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल किया जाए, तो वही चीज़ कॉर्पोरेट पेरेंटिंग कहलाती है। तो मेनी कॉर्पोरेट्स हैव मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स एंड पेरेंटिंग इज नीडेड इन कॉर्पोरेट टू मैनेज द डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स एंड मेक देम टू ग्रो। तो कॉर्पोरेट पेरेंटिंग में
जो है डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स को भी जो है पेरेंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी देखभाल की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि वो ग्रो कर सकें और एक्सपेंड करें अपने बिजनेस को, रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करें. टू मैनेज देम देयर आर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ कस्टमर फेसिंग प्रॉफिट रिस्पॉन्सिबल बिजनेस यूनिट्स, दे आर कॉल्ड कॉर्पोरेट पेरेंट. तो आप देखते होंगे जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है उसमें बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं, ऐसे हायरार्की होती हैं जो कि सीधे कस्टमर से डील नहीं करती हैं या फिर जो है सीधे प्रॉफिट जनरेट नहीं करती हैं, लेकिन वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होते हैं, वो हायरार्की में होते हैं. उनका काम क्या होता है? उनका काम ही यही होता है कि वो कॉर्पोरेट पेरेंटिंग करें. उनको हम कॉर्पोरेट पेरेंट कहते हैं. जैसे कि लाइन मैनेजर्स हो गए, फंक्शंस हो गए, स्टाफ्स हो गए, तो ये लोग जो है डायरेक्टली जो है प्रॉफिट नहीं जनरेट करते हैं या फिर डायरेक्टली जो है कस्टमर से डील नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं या फिर सिनर्जी डेवलप क्रिएट करते हैं डिफरेंट जो है बिजनेस यूनिट्स के बीच में, या फिर जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करते हैं. तो ये यही चीज़ क्या कहलाती है? कॉर्पोरेट पेरेंटिंग कहलाती है. तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके ऊपर जो है कॉर्पोरेट पेरेंट जो होते हैं या फिर जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो डील करते हैं. जैसे हाउ शुड द ग्रुप ऑफ बिजनेस बी मैनेज्ड, यानी कि जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ बिजनेस हैं, अलग अलग बिजनेस यूनिट्स हैं, उसको कैसे मैनेज किया जाए, ये कॉर्पोरेट पेरेंटिंग का एक जो है क्वेश्चन हो जाता है. हाउ टू स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिविजन्स और यूनिट्स, यानी कि जो आपका टोटल ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसे डिफरेंट डिवीजन या फिर यूनिट्स में डिवाइड किया जाए, ये कॉर्पोरेट पेरेंटिंग के तहत आ जाता है. हाउ टू गाइड ईच डिवीजन, जो हर डिवीजन है उसको किस तरीके से गाइड किया जाए, ये कॉर्पोरेट पेरेंटिंग में आ जाता है. हाउ टू मैनेज द लिंक्स एंड सिनर्जीज बिटवीन डिवीजन्स, यानी कि जो डिफरेंट डिवीजन्स हैं उनके बीच में कैसे लिंक किया जाए, कैसे जो है उनको जोड़ के रखा जाए, सिनर्जी उनके बीच में क्रिएट की जाए, ये कॉर्पोरेट पेरेंटिंग में आ जाता है. व्हाट एक्टिविटीज़ टू सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, तो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसको आप सेंट्रलाइज करनी है, कौन सी एक्टिविटीज़ जिसको डिसेंट्रलाइज कर दीजिए. जैसे कि आप देखते होंगे कि फैमिली में ही कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो बच्चे खुद ले सकते हैं, पेरेंट्स जो उनको आज़ाद कर देते हैं कि आप ये डिसीजन खुद लीजिए. वहीं पे कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो कि सिर्फ पेरेंट्स ही लेते हैं, बच्चे नहीं ले सकते हैं. तो क्या चीज़ सेंट्रलाइज करनी है, क्या चीज़ डिसेंट्रलाइज करनी है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? कॉर्पोरेट पेरेंटिंग में आ जाती हैं. तो अकॉर्डिंग टू कैंपबेल, गोल्ड एंड अलेक्जेंडर, इन्होंने क्या कहा कि मल्टी बिजनेस कंपनीज क्रिएट वैल्यू बाई इन्फ्लुएंसिंग और पेरेंटिंग, यानी कि ऐसे कॉर्पोरेट जहाँ पे मल्टीपल बिजनेस होते हैं तो वो तभी जो है बिजनेस क्रिएट करेंगी जब वो अच्छे से इन्फ्लुएंस होंगी, अच्छे से उनकी पेरेंटिंग की जाएगी. द बेस्ट पेरेंट कंपनीज क्रिएट मोर वैल्यू देन एनी ऑफ देयर राइवल्स वुड इफ दे ऑन द सेम बिजनेस, यानी कि अगर आपने अच्छे से पेरेंटिंग की है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेंगे आपके लिए. अगर आप पेरेंटिंग सही से नहीं करें तो ज़्यादा वैल्यू नहीं आएगी. क्लियर. तो कॉर्पोरेट पेरेंटिंग व्यूज अ कॉर्पोरेशन इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज दैट कैन बी यूज टू बिल्ड बिजनेस यूनिट्स वैल्यू एज वेल एज जनरेट सिनर्जीज अक्रॉस बिजनेस यूनिट्स. तो कॉर्पोरेट पेरेंटिंग में जो कॉर्पोरेट होता है उसको हम रिसोर्स और कैपेबिलिटी के नज़रिए से देखते हैं कि जो हेडक्वार्टर है उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं जिसका यूज़ करके वो डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स को बिल्ड कर सकती हैं और उनको ग्रो कर सकती हैं और डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स के बीच में सिनर्जी क्रिएट कर सकती हैं. क्लियर. तो कॉर्पोरेट पेरेंटिंग में जो मेन जॉब होता है कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स का या फिर कॉर्पोरेट पेरेंट का, वो क्या होता है? सबसे पहली चीज़, टू ऑब्टेन सिनर्जी अमॉन्ग द बिजनेस यूनिट्स बाय प्रोवाइडिंग नीडेड रिसोर्सेज टू यूनिट्स, यानी कि डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स हैं उनको जो भी रिसोर्सेज है उसको प्रोवाइड करिए जिससे कि एक सिनर्जी क्रिएट हो. ट्रांसफरिंग स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज अमॉन्ग द यूनिट्स, यानी कि डिफरेंट जो बिजनेस यूनिट्स हैं उनको जो भी कैपेबिलिटी चाहिए, जो भी स्किल्स चाहिए, वो चीज़ उनको ट्रांसफर करिए. भाई एक बच्चे को अगर कोई चीज़ रिक्वायरमेंट है तो आप उसको चीज़ दोगे नहीं, तब तक वो कैसे परफॉर्म कर पाएगा? तो आपको वो चीज़ देनी पड़ेगी. पेरेंटिंग का ये पार्ट होता है. कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ शेयर्ड यूनिट फंक्शंस टू अटेन इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, यानी कि सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग, ये भी जो है आप कॉर्पोरेट पेरेंटिंग के अंदर आ जाता है. तो ये जो है प्राइमरी जॉब होते हैं कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स या फिर कॉर्पोरेट पेरेंट की. अब बात कर लें कि आप कॉर्पोरेट पेरेंटिंग स्ट्रेटजी डेवलप कैसे कर सकते हैं. तो कैंपबेल, गोल्ड एंड अलेक्जेंडर ने रिकमेंड किया 3 एनालिटिकल स्टेप्स जिसके जरिए जो है आप कॉर्पोरेट पेरेंटिंग स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं, यानी कि किस तरीके से आपको जो है बिजनेस यूनिट्स को जो है पेरेंटिंग करनी है. सबसे पहला, एग्जामिन ईच बिजनेस यूनिट इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रेटजिक फैक्टर, यानी कि हर बिजनेस यूनिट का कोई ना कोई स्ट्रेटजिक फैक्टर होगा जो कि बिजनेस जनरेट कर रहा होगा, उसको एग्जामिन करिए. अगर आप किसी भी दूसरे फर्म को एक्वायर कर रहे हैं तो उस टारगेट फर्म को जो है आप जो है उसके स्ट्रेटजी फैक्टर को एग्जामिन करिए. दूसरा, एग्जामिन ईच बिजनेस यूनिट इन टर्म्स ऑफ एरियाज इन विच परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड. अब आपने ये तो देख लिया कि जो है कौन कौन से स्ट्रेटजी फैक्टर हैं जिससे बिजनेस जनरेट हो रहा था. अब दूसरा आपको क्या करना है कि आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, उस एरिया को फाइंड आउट करना है, एग्जामिन करना है जिसमें आप जो है इंप्रूवमेंट ला सकते हैं जिससे कि परफॉर्मेंस को इंप्रूव
किया जा सकता है। दीज आर कंसीडर्ड टू बी पेरेंटिंग अपॉर्चुनिटीज़। इसको हम क्या कहते हैं? पेरेंटिंग अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे इंप्रूव करके आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, टू बिजनेस यूनिट्स माइट बी एबल टू गेन इकोनॉमी ऑफ स्कोप बाई कंबाइनिंग देयर सेल्स फोर्स। यानी कि आपके पास दो बिजनेस यूनिट हैं, उन दोनों बिजनेस यूनिट के सेल्स फोर्स को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो इकोनॉमी ऑफ स्कोप वहाँ पे आ सकती है। तो ये अपॉर्चुनिटी हो गई, ये अपॉर्चुनिटी हो गई, इसको इंप्रूव किया जा सकता है। तो आपको जो है इसको एग्जामिन करना है। देन थर्ड है एनालाइज हाउ वेल द पेरेंट कॉर्पोरेशन फिट्स द बिजनेस यूनिट। यानी कि जो पेरेंटिंग कर रही है, जो कॉर्पोरेट हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है, वो जो बिजनेस यूनिट के साथ कैसे फिट हो रही है उसको आप देखिए। यानी कि जो कॉर्पोरेट पेरेंट है या फिर हेड क्वार्टर्स है, या जो आप पेरेंट कॉर्पोरेशन कह रहे हैं, उनके पास वो स्ट्रेंथ है कि नहीं, उनके पास वो स्किल्स, एबिलिटीज़, वो चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं, जिससे वो बिजनेस यूनिट्स की पेरेंटिंग कर सके, बिजनेस यूनिट्स को ग्रो कर सके। तो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ इट्स ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़। तो जब भी आप कॉर्पोरेट पेरेंटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो कॉर्पोरेट पेरेंटिंग करने वाला है, यानी कि जो पेरेंट कॉर्पोरेशन है, उसको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए, रिसोर्स, स्किल और कैपेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके से जो है आप कॉर्पोरेट पेरेंटिंग स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं। अब हम बात कर लें कि रोल ऑफ कॉर्पोरेट पेरेंट, यानी कि जो पेरेंट कॉर्पोरेशन है, जो पेरेंटिंग करता है डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स की, उसके क्या रोल होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि मेकिंग डिसीजंस अबाउट न्यू बिजनेस टू सपोर्ट और एक्विजिशन टू मेक। यानी कि यहाँ पर जो कॉर्पोरेट पेरेंट होता है वो ये डिसाइड करता है कि नया बिजनेस को सपोर्ट करना है या फिर किसी दूसरे बिजनेस को एक्वायर करना है, वो ये डिसाइड करता है। डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरप्राइज, इंटरप्राइज का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये कॉर्पोरेट पेरेंट की रोल होता है, जिम्मेदारी होती है। डिफाइनिंग बजटिंग एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोसेस, बजटिंग कितनी होगी, बजट कितना होगा, कैसे उसको प्रिपेयर करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा होगा, उसको जो है कॉर्पोरेट पेरेंट जो है वो डिसाइड करता है। सेटिंग द कॉर्पोरेट वैल्यू एंड एटीट्यूड, कॉर्पोरेट के वैल्यूज़ क्या होंगे, एटीट्यूड क्या होगा, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर जो आप गाइडलाइंस होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, वो सब कॉर्पोरेट पेरेंट ही डिसाइड करता है। क्लियर, ये रोल हो गया। नेक्स्ट है कि कॉर्पोरेट पेरेंटिंग का स्टाइल क्या है। यानी कि आप जब पेरेंटिंग करते हैं, जो आप देखते होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों का अलग अलग तरीके से पेरेंटिंग करते हैं। कुछ लोग डांट के पेरेंटिंग करते हैं, तो कुछ लोग प्यार से समझाकर पेरेंटिंग करते हैं, कुछ लोग फ्रेंडली होकर पेरेंटिंग करते हैं। तो इसी तरीके से कॉर्पोरेट पेरेंटिंग के भी 3 स्टाइल हैं। देयर आर बेसिकली 3 स्टाइल्स ऑफ कॉर्पोरेट पेरेंटिंग। तो पहला है फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो हेडक्वार्टर होता है वो फाइनेंशियल कंट्रोल करके जो है फाइनेंस पे जो है फोकस करके डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स को कंट्रोल करता है। द कॉर्पोरेट पेरेंट इज टू मॉनिटर एंड इवेलुएट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ द रिस्पेक्टिव बिजनेस यूनिट। द कॉर्पोरेट मैनेजर्स एक्ट एज एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर एंड फाइनेंशियल मार्केट टू आइडेंटिफाई एंड एक्वायर वायबल एसेट एंड बिजनेस। तो फाइनेंशियल कंट्रोल के जरिए जो है आप कॉर्पोरेट पेरेंटिंग कर सकते हो डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स का। दूसरा है स्ट्रेटजिक प्लानिंग, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कॉर्पोरेट पेरेंट है वो स्ट्रेटजिक प्लानिंग करता है डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स के लिए। The corporate parent is to enhance synergies across the business units, build a common purpose, facilitating cooperation across business and providing central service and resources। तो यहाँ पे क्या है कि जो बिजनेस यूनिट्स हैं उनके लिए स्ट्रेटजिक प्लानिंग करके जो है कॉर्पोरेट पेरेंटिंग की जा सकती है बाय दी पेरेंटिंग कॉर्पोरेशन। वहीं पे तीसरा स्टाइल है दैट इज स्ट्रेटजिक कंट्रोल। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कंट्रोल द फॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटजिक प्लान्स। तो जो भी स्ट्रेटजिक प्लान्स बन रहे हैं उसको कैसे बनाना है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको कंट्रोल करके जो है आप कॉर्पोरेट पेरेंटिंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम बात करें कॉर्पोरेट पेरेंटिंग की, तो कॉर्पोरेट पेरेंटिंग कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब मल्टीपल बिजनेस आप परफॉर्म कर रहा होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल बिजनेस परफॉर्म कर रहा होता है, तो डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स को किस तरीके से वो कंट्रोल करता है फाइनेंशियली, स्ट्रेटजिकली, और किस तरीके से उनको जो है ग्रो करता है, कैसे रिसोर्सेज, स्किल्स उनको प्रोवाइड करता है जिससे कि वो ग्रो कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस जनरेट कर सकें, वही चीज़ कॉर्पोरेट पेरेंटिंग कहलाती है। अगर अच्छे से आपने पेरेंटिंग की है, अच्छे से आपने इन्फ्लुएंस किया है, अच्छे से आपने कंट्रोल किया है, तो बिजनेस ग्रो करेगा, एक्सपेंड करेगा। अगर आपने पेरेंटिंग अच्छे से नहीं की है, आपने अच्छे से जो है उसको मॉनिटर कंट्रोल नहीं किया, तो कहीं ना कहीं बिजनेस लो होगा, परफॉर्मेंस पुअर होगी। ऑर्गेनाइजेशन में अलग-अलग लेवल पर अलग-अलग स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। जैसे कि अगर कंपटीशन को फेस करना है, कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है, तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी जहाँ पर कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस स्ट्रेटजी पे फोकस किया जाता है। वहीं पर अगर मिलजुल कर काम करना है तो कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज बनाए जाते हैं, कोल्यूजन और स्ट्रेटजिक अलायंस पे काम किया जाता है। कॉर्पोरेट लेवल पर जो है वहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, ग्रोथ स्ट्रेटजी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी और रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी जो है वहाँ पर फ्रेम किए जाते हैं। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। तो जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज होती
होती हैं उनको हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट, उनको एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो मार्केटिंग का काम क्या होता है कि जो है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, कस्टमर को जो है वहां पर उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, कस्टमर को रोक कर रखेंगे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ वहां पर कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो जो भी सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज हैं उनको मर्ज करके एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, जैसे कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में खाली फाइनेंस का काम देखा जाएगा। ऑपरेशन डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट, तो जितने भी चीजें परचेजिंग करनी होंगी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो सब परचेजिंग डिपार्टमेंट करेगा। क्लियर? तो अलग अलग जो है वहां पर जो है डिपार्टमेंट होते हैं, और उन डिपार्टमेंट्स के लिए जो स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, स्पेसिफिक प्लान्स बनाए जाते हैं डिपार्टमेंट्स में, उसी को हम फंक्शनल स्ट्रेटजीज कहते हैं। क्लियर? तो दीज आर दी स्पेसिफिक प्लान्स फॉर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट। तो फंक्शनल स्ट्रेटजी क्या हो गया कि जो फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं मैनेजमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग, उनके लिए जो स्ट्रेटजीज बन रही हैं तो वो फंक्शनल स्ट्रेटजीज हो गई। तो अलाइन विथ एंड सपोर्ट दी ओवरऑल कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। तो ये जो फंक्शनल स्ट्रेटजी है ये जो है कॉर्पोरेट और जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी होती हैं उनसे जुड़ी होती हैं, उन्हीं को सपोर्ट करती हैं स्ट्रेटजीज। तो जो भी डिपार्टमेंट लेवल पर स्ट्रेटजीज बनती हैं, फंक्शनल लेवल पर स्ट्रेटजीज बनती हैं, जो भी फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं उनके लिए जो भी स्ट्रेटजीज बन रही हैं वो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज को सपोर्ट करने के लिए ही बनती हैं। फोकसिंग ऑन हाउ ईच डिपार्टमेंट विल मैक्सिमाइज इट्स रिसोर्सेज एंड कंट्रीब्यूट टू द कंपनीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड ऑब्जेक्टिव। तो फोकस किस पे रहता है कि किस तरीके से जो भी डिपार्टमेंट के फंक्शंस हैं, जो भी डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं, वो किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करेंगी और किस तरीके से कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो प्रोवाइड करेंगे और कंपनी के ऑब्जेक्टिव को वो अचीव करने में हेल्प करेंगे। क्लियर? तो एक एक फंक्शनल स्ट्रेटजी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटजी। देखिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी नाम से क्लियर है कि जो मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं उनको लेकर स्ट्रेटजीज बनाना। तो फोकसेस ऑन हाउ टू अट्रैक्ट, सेटिस्फाई एंड रिटेन कस्टमर। तो कस्टमर को किस तरीके से अट्रैक्ट करना है, एडवर्टाइजिंग कैसे होनी चाहिए, प्रोडक्ट के फीचर्स कैसे होने चाहिए, कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, आफ्टर सेल सर्विसेज उनको प्रोवाइड करना है और उनको रोक कर रखना है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को भी जो है वहां पर अच्छा करना है, इंप्रूव करना है। क्लियर? तो इन सब चीजों से रिलेटेड जो स्ट्रेटजीज बनती हैं वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कहलाती हैं। इंक्लूड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उसकी पैकेजिंग कैसे होगी, उसका लेबलिंग कैसा होगा, उसमें जो है जो भी उसके फीचर्स क्या होंगे, क्लियर, कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, प्राइसिंग कितनी रखनी है, प्रमोशन कैसे करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, सेल्स प्रमोशन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका कैसे किया जाएगा, ऑनलाइन ही मिलेगा या फिर वो ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पे भी मिलेगा या फिर सुपरमार्केट में मिलेगा, ब्रांड मैनेजमेंट करना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से रिलेटेड स्ट्रेटजीज बनाना, जिससे कि मार्केट शेयर जो है वो अचीव किया जा सके, कस्टमर लॉयल्टी वो अचीव किया जा सके। तो इन सब चीजों के लिए जो भी स्ट्रेटजीज बनती हैं वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कहलाती हैं। क्लियर? अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी अगर अच्छी है तो बट ऑब्वियस होता है कि कस्टमर आपके साथ जुड़ा है। जब कस्टमर आपके साथ जुड़ा है तो आपके ब्रांड की इमेज भी अच्छी होगी, ब्रांड लॉयल्टी होगी, कंपनी ग्रो भी करेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलेगा। तो इसीलिए डिपार्टमेंटल स्ट्रेटजी है जो फंक्शनल स्ट्रेटजी है ये इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरीके से जो अगली स्ट्रेटजी है दैट इज फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। फाइनेंशियल स्ट्रेटजी यानी कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्ट्रेटजी। तो डील्स विद मेकिंग स्ट्रेटजीज लाइक हाउ द कंपनी विल मैनेज इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सपोर्ट ओवरऑल बिजनेस गोल। तो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करना है उससे रिलेटेड स्ट्रेटजी जो है बनाई जाती हैं। जैसे कि तीन इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। फाइनेंस डिसीजन, कहां से पैसा लेना है, कहां पैसा लगाना है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहां खर्च करना है, कहां पे इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, उसके लिए कैपिटल बजटिंग की जाती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखा जाता है। डिविडेंड डिसीजन यानी कि कब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, कब नहीं देना है, और रिटेन्ड अर्निंग रखना है। क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी कुछ चीजें हैं जो कि फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को डेवलप करने में हेल्पफुल होती हैं और यही सारी चीजों से रिलेटेड स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है दैट इज R&D स्ट्रेटजी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। यानी कि यहां पर कौन से स्ट्रेटजीज बनाए जाते हैं रिलेटेड टू इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, यानी कि कोई नया प्रोडक्ट बनाया जाए। क्लियर? कि R&D का काम क्या होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये रिसर्च करते हैं, कस्टमर के बीच में जाएंगे, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स को पूछेंगे कि उनके पास क्या, उनके सामने कौन सी प्रॉब्लम है जो वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। उस प्रॉब्लम को समझकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वहां पर प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो आइडियाज कहां से आते हैं? आइडियाज लोगों की प्रॉब्लम को देखकर ही आते हैं कंपनीज को। क्लियर? कि लोगों की ये नीड है और उस नीड को फुलफिल करने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप उस प्रोडक्ट को बनाइए और कस्टमर की नीड को फुलफिल करिए तो आप भी मार्केट में जो है सक्सेसफुल रहेंगे। क्लियर? तो इनोवेशन से रिलेटेड, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड, प्रोसेस को इंप्रूव करने से रिलेटेड R&D स्ट्रेटजी जो है वहां पर क्रिएट किए जाते हैं टू क्रिएट न्यू नॉलेज एंड टेक्नोलॉजीज दैट गिव द कंपनी ए कॉम्पिटिटिव
परस्पेक्टिव एज इन द लॉन्ग टर्म। भाई जो जिसकी R&D टीम अच्छी है, जिसका R&D स्ट्रेटजी अच्छा है, वो नए नए प्रॉब्लम्स को देख रहा है, नए नए अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट कर रहा है, उसको ग्रैब भी कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, नए नए जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कि अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहेगा। क्लियर? भाई आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे तभी रह सकते हो जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा होगा, कुछ एक्स्ट्रा होगा, और जब एक्स्ट्रा नॉलेज नई टेक्नोलॉजी होगी तो आप उनसे आगे रहोगे। इसी तरीके से नेक्स्ट स्ट्रेटजी है दैट इज ऑपरेशन स्ट्रेटजी, यानी कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। इट इंक्लूड्स मेकिंग स्ट्रेटजी रिलेटेड टू प्रोडक्शन मेथड, कि किस मेथड से जो है प्रोडक्शन होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल के टेक्निक्स कौन से इस्तेमाल करने हैं, फैसिलिटी मैनेजमेंट यानी कि जो प्लांट लेआउट है उसको कैसे मैनेज करना है कि कभी भी प्रोडक्शन में कोई डिले ना आए। क्लियर? तो ये सारी चीजों से रिलेटेड स्ट्रेटजीज बनाए जाते हैं। इट फोकसेज ऑन द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका फोकस किस पे होता है कि ऐसे स्ट्रेटजीज बनाना जिससे कि जो कंपनी का गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो और एफिशिएंट हो। इसी तरीके से अगली स्ट्रेटजी है परचेजिंग स्ट्रेटजी, यानी कि परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर किस टाइप के स्ट्रेटजी बनाए जाते हैं? तो इट इन्वॉल्व्स मेकिंग स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू हाउ द कंपनी विल सोर्स रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स बहुत सारे हैं कंपनी में, तो किससे रॉ मटेरियल लेना है जो अच्छी क्वालिटी का दे, सस्ता दे और टाइमली जो है आपको डिलीवर कर दे। आजकल जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो जैसे ही डिमांड आएगी तुरंत आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो कौन सी एजेंसीज हैं, कौन सी रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स हैं जो आपको तुरंत दे देंगे, ये चीज़ें देखनी पड़ती है। कंपोनेंट्स एंड अदर इनपुट्स इंक्लूडिंग डिसीजन ऑन सप्लायर सिलेक्शन, नेगोशिएशन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट टू इंश्योर क्वालिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। तो परचेजिंग डिपार्टमेंट में इस चीज़ से रिलेटेड स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि किस तरीके से जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं उनको सेलेक्ट करना है, यानी सप्लायर सिलेक्शन, उनको किस तरीके से उनसे नेगोशिएट करना है कि वो सही रेट में जो है आपको रॉ मटेरियल दे दें। क्योंकि देखिए रॉ मटेरियल जो है प्राइसिंग पे बहुत इंपैक्ट डालता है। रॉ मटेरियल सस्ता मिल गया, अच्छा मटेरियल और सस्ता मिल गया, तो आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग कम होगी। जब प्रोडक्ट की प्राइसिंग कम होगी तो कस्टमर जो है आसानी से उसको परचेज करेगा। लेकिन अगर रॉ मटेरियल की प्राइसेस हाई रही तो प्रोडक्ट की प्राइस भी हाई रहेगी। जब प्रोडक्ट का प्राइस हाई रहेगा तो सभी कस्टमर उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो परचेजिंग स्ट्रेटजी जो है वहां पर केयरफुली डेवलप करनी पड़ती है। क्लियर? इसी तरीके से अगली स्ट्रेटजी है लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी। लॉजिस्टिक यानी कि मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स। लॉजिस्टिक का मतलब मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स। तो डील्स विथ मेकिंग स्ट्रेटजी रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स, कि सप्लायर से जो है प्लांट पे कैसे रॉ मटेरियल आएगा, किस तरीके से आएगा, कब आएगा, जो प्रोडक्ट बन चुके हैं, फिनिश्ड गुड्स हैं, उनको कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है। तो इन सब से रिलेटेड जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी में आते हैं। तो चाहे वो फ्लो ऑफ गुड्स हो, इंफॉर्मेशन फ्लो हो, रिसोर्सेज का फ्लो हो, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, इन सब से रिलेटेड जो स्ट्रेटजीज बनती हैं वो लॉजिस्टिक स्ट्रेटजीज में आती हैं। क्लियर? तो डील्स विथ मेकिंग स्ट्रेटजी रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, कवरिंग ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि इस सब चीज़ों में किन किन चीज़ों को कवर किया जाता है? तो ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स का मतलब कि गुड्स को कैसे लेके जाना है, बाई ट्रक ले जाना है, बाई जो है रेलवे ले जाना है, क्लियर, कि बाई प्लेन ले जाना है, वेयर हाउसिंग, कहाँ कहाँ स्टोर करके रखना है, क्लियर, इन्वेंट्री कंट्रोल, कि कितना इन्वेंट्री रखना है, कितना इन्वेंट्री नहीं रखना है। ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो स्ट्रेटजीज बनती हैं वो लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी में आ जाती हैं। वहीं पर जो अगली स्ट्रेटजी है दैट इज HRM स्ट्रेटजी, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आपके पास ये सारा जो काम कर रहे हैं, कौन कर रहा है? एम्प्लॉय कर रहा है। तो अगर आपके पास यानी कंपनी के पास अच्छे एम्प्लॉय हैं, इफेक्टिव एफिशिएंट एम्प्लॉयज हैं, तो कंपनी ग्रो करेगी ही करेगी। क्लियर? तो HRM स्ट्रेटजी फोकसेज ऑन मेकिंग स्ट्रेटजी रिलेटेड टू अट्रैक्टिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट, यानी कि रिक्रूटमेंट, सेलेक्शन, डेवलपमेंट, उनको ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना, क्लियर, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, ये सारी एक्टिविटीज आती है और इन सबसे रिलेटेड जो स्ट्रेटजी बनती है वो HRM स्ट्रेटजी कहलाती है। क्लियर? और यही सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आप ओवरऑल अपने मैनेजमेंट डिग्री में या फिर कॉमर्स डिग्री में भी आप जो है ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो HRM स्ट्रेटजी, जहां पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड स्ट्रेटजीज डेवलप किए जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, ये जो डिपार्टमेंट है, ये आपको ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनको एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉयज़ देता है। और अगर यहाँ पर अच्छे से सिलेक्शन किया गया, अच्छे से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किया गया एम्प्लॉय का, तो बाकी सारे डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। क्लियर? वहीं पर जो अगली स्ट्रेटजी है दैट इज IT स्ट्रेटजी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी, यानी कि कहाँ पर ऑटोमेशन करना है, कहाँ पर कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना है, डिजिटल रिसोर्सेज जो हैं वो कैसे जो है स्टोर करके रखनी है। आज के टाइम पे देखेंगे कि पहले बुक अकाउंट्स के लिए बुक्स इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है, जिससे कि जो है सिस्टम भी जो वर्किंग है वो फास्ट हुआ है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हुई है। भाई आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो तुरंत आपने जो है सॉफ्टवेयर पर लॉग इन किया, तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई और करंट इन्फॉर्मेशन
करंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है और उसके बेसिस पर आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी प्रोवाइड करता है। और जब आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो तो आप अप टू डेट रहते हो, तो यानी कि आप अपने कॉम्पिटिटर से भी आगे रह सकते हो या फिर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। अब जैसे कि मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सभी ने अपना वेबसाइट क्रिएट किया है और ऑनलाइन जो है प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। क्लियर? अब अगर आप जो है आप भी सेम फील्ड में हो और आप अपना वेबसाइट नहीं रखे हो और आपने जो है वहाँ पर कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट आप अपना नहीं सेल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो। आज के टाइम के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आप पीछे हो, तो आपको कॉम्पिटिशन में जो है आप कहीं ना कहीं पीछे रहोगे, अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। तो आईटी स्ट्रेटजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी, यानी कि जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो स्ट्रेटजीज बन रही हैं कि कहाँ पर कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है, कहाँ पर हार्डवेयर का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर जो है एआई का इस्तेमाल करना है। क्लियर? कहाँ पर डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, डेटा को कैसे स्टोर करके रखना है, ये सारी चीज़ें जो है कैसे उसको एक्सेस किया जाएगा, कौन कौन एक्सेस कर सकता है, वो सारा चीज़ जो है आईटी स्ट्रेटजी में आ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल स्ट्रेटजीज थे या फिर डिपार्टमेंटल स्ट्रेटजी कह लीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए और कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। द सोर्सिंग डिसीजन। देखिए सोर्सिंग का मतलब क्या होता है पहले समझिए। तो सोर्सिंग मतलब कि फाइंड आउट द सोर्स फ्रॉम वेयर समथिंग कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी कि जब आपको सपोज कि आपको कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है और आप वो प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा उस चीज़ को आप फाइंड आउट करते हो और उससे कॉन्टेक्ट करके वो प्रोडक्ट आप जो है ऑब्टेन करते हो, तो वो चीज़ सोर्सिंग कहलाती है। यानी कि ऑब्टेन फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स, आप किसी पर्टिकुलर सोर्स से कोई चीज़ ऑब्टेन करते हो, कोई सर्विस कोई प्रोडक्ट आप जो है उससे रिसीव करते हो, तो वो चीज़ सोर्सिंग कहलाती है। तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर कुछ कोर फंक्शंस होते हैं और उस कोर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं, या फिर आप उसको रिलेटेड या फिर सपोर्टिंग फंक्शंस कह सकते हैं कोर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब सपोज कि आपकी यूनिवर्सिटी है जो AKTU है, उसका जो कोर फंक्शन है वो क्या है कि वो है एजुकेशन प्रोवाइड करना, डिग्री प्रोवाइड करना। लेकिन इस काम को करने के लिए उसको बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। एडमिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है, काउंसलिंग कराना है, इनरोलमेंट करवाना है, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना है, एग्जामिनेशन के बाद जो है रिजल्ट रिलीज़ करना है, रिजल्ट में जो फेल हो गए हैं उनको कैरी ओवर कंडक्ट कराना है। तो यानी कि बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं एजुकेशन और डिग्री को प्रोवाइड करने के लिए। अब सपोज कि कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जो है इवैल्यूएशन करना है, यानी कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है। तो अब एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अब एग्जामिनेशन के लिए कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से आएगा, क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग कहाँ से होगी, कॉपी की स्कैनिंग करनी है, स्कैनिंग के बाद जो है उसका इवैल्यूएशन होना है, इवैल्यूएशन के बाद जो मार्क्स आएंगे उस मार्क्स को फीड करना है, ERP पर बच्चों को शो करना है, ऑनलाइन जो है डेटा को मैनेज करना है। तो बहुत सारे सपोर्टिंग फंक्शन होते हैं। तो अब अगर यूनिवर्सिटी इन्हीं सब कामों में जो है इन्वॉल्व रहेगी, तो वो सिलेबस को डिज़ाइन करना हो गया, या फिर आप जो है क्लास को मैनेज करना हो गया, टीचिंग हो गया, ये सारी रिलेटेड एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म कर पाएगी। तो वो क्या करती है यूनिवर्सिटी कि ये जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम होते हैं कि कॉपी स्कैनिंग हो गई या मार्क्स की फीडिंग हो गई, तो इस काम को क्या करती है, वो किसी दूसरे बाहर की कंपनी को अपॉइंट कर देती है, किसी IT कंपनी को। यानी कि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो क्या करेगी, वो कॉपी का स्कैनिंग का काम कर देगी, वो जो है मार्क्स फीडिंग कर देगी यूनिवर्सिटी के साइट से। तो यहाँ पर क्या किया कि कंपनी ने अपने यहाँ के काम को किसी बाहर की कंपनी को आउटसोर्स कर दिया, यानी कि उसको जो है अपना काम सौंप दिया। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, आउटसोर्सिंग कहलाती है। अब यहाँ पे कंपनी को, जो यूनिवर्सिटी है, उसको क्या चाहिए था कि उसको अपना काम करवाना है। कौन सा काम करवाना है, कॉपी स्कैनिंग करवानी है। तो उसने क्या किया कि बाहर की कंपनी देखिए एक IT कंपनी है जो कि कॉपी की स्कैनिंग करती है या फिर ERP को मैनेज करती है, टेक्नोलॉजी का काम करती है, उस कंपनी से कांटेक्ट किया और उस कंपनी को अपना काम दे दिया। अब यूनिवर्सिटी में जो एग्जामिनेशन होंगे, वो एग्जामिनेशन की कॉपी की स्कैनिंग वो जो बाहर से कंपनी से कांटेक्ट हुआ है वो करेगी, यूनिवर्सिटी खुद नहीं करेगी, वो काम करेगी वो जो कंपनी से हमने कांटेक्ट किया है। तो दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ कि आउटसोर्सिंग इज द स्ट्रेटजी ऑफ डेलीगेटिंग इन हाउस वर्क और पार्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज टू अचीव बेटर आउटकम। अब भाई यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारे काम होते हैं, तब वो कॉपी स्कैनिंग इन सब कामों में लग जाएगी, तो उसका जो मेन एजुकेशन हो गया, सिलेबस को रिवाइज करना हो गया, या फिर टीचिंग से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड काम हो गया, उसमें फोकस नहीं कर पाएगी। तो इसलिए क्या करती है, वो अपने काम को बाहर किसी दूसरे कंपनी को दे देती है जो सेकेंडरी काम होते हैं। तो उसने क्या किया कि कॉपी स्कैनिंग का काम IT कंपनी को दे दिया, ERP को हैंडल करने का काम IT कंपनी को दे दिया, या फिर मार्क्स अपलोड करना है, मार्क्स अपडेट करना है, उसका काम IT कंपनी को दे दिया। तो यही चीज़ आउटसोर्सिंग कहलाती है। तो डेलीगेट किया, क्या डेलीगेट किया, ट्रांसफ़र किया, क्या ट्रांसफ़र किया, इन हाउस वर्क, यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर होने वाले काम को आपने किसी बाहर की कंपनी को जो है ट्रांसफ़र कर दिया, डेलीगेट कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। क्लियर? इट हेल्प्स कंपनी टू कंसंट्रेट ऑन इट्स कोर बिजनेस ऑपरेशंस व्हाइल एलोकेटिंग नॉन कोर टास्क टू अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर अ लोअर फी।
तो यहाँ पे क्या होता है आउटसोर्सिंग में कि आप जो है जब अपने यहाँ पे जो सेकेंडरी टास्क होते हैं या फिर जो नॉन कोर टास्क होते हैं उसको जब आप किसी दूसरी कंपनी को दे देते हो तो आप जो है आपका जो मेन कोर टास्क है उस पर आप अच्छे से फोकस कर पाओगे और साथ ही साथ आपका जो सेकेंडरी टास्क है या जो नॉन कोर टास्क है वो भी कम फीस में परफॉर्म हो जाएगा। तो यानी कि आप एक ही साथ कई सारे टास्क को इक्विवेलेंट परफॉर्म कर सकते हो, वरना फिर अगर सिर्फ यूनिवर्सिटी को ही सारी चीज़ें करनी है तो पहले वो क्वेश्चन पेपर बनाए, फिर उसको प्रिंट कराए, फिर कॉपी स्कैन करे, फिर कॉपी स्कैन के बाद उसको जो है एग्जामिनेशन में उसकी इवैल्यूएशन हो, इवैल्यूएशन के बाद उसकी मार्क्स फीडिंग हो। लेकिन आउटसोर्स करने से क्या हो जा रहा है कि बहुत सारे काम एक साथ एक ही समय पे कंडक्ट किए जा सकते हैं, तो ये आउटसोर्सिंग का बेनिफिट है। लेकिन इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं कि कॉन्ट्रैक्टिंग आउट कैन सम टाइम बिकम चैलेंजिंग ड्यू टू कम्युनिकेशन बैरियर, रिस्क ऑफ लॉसेज, डेटा सिक्योरिटी एंड क्वालिटी इशूज़। तो कई बार आउटसोर्सिंग से ये भी प्रॉब्लम आती है कि जितने अच्छे से यूनिवर्सिटी खुद वो काम कर सकती थी उतने अच्छे से हो सकता है कि जिस कंपनी से आपने आउटसोर्स किया है वो उतने अच्छे से काम ना कर पाए या फिर काम को डिले कर दे, या फिर हो सकता है कि स्टूडेंट का डेटा वो जो है वो लीक कर दे। तो कई बार ऐसा सिचुएशन आता है। तो जैसे कि आप देखते होंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो जो कॉल सेंटर होते हैं ना, वो खुद के कॉल सेंटर नहीं होते हैं, वो बाहर की कोई दूसरी कंपनी होती है जो कॉल सेंटर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कस्टमर केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनको जो है वो हैंड ओवर कर देते हैं। तो कॉल सेंटर कंपनी का खुद का नहीं होता बल्कि वो आउटसोर्स कर देते हैं। तो आउटसोर्सिंग यानी कि जब आप अपने यहाँ का कोई काम, कोई टास्क जो कि नॉन कोर टास्क होता है उसको आप किसी दूसरे कंपनी को हैंड ओवर कर देते हैं कि आपकी जगह पे वो कंपनी संभालेगी, उनके एम्प्लॉयज होंगे, वो आपके काम करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। क्लियर। अब बात कर लें कि आउटसोर्सिंग प्रोसेस की, यानी कि आउटसोर्सिंग में क्या क्या स्टेप्स जो है परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके यहाँ पर जो कोर टास्क है वो क्या है और जो नॉन कोर टास्क है वो कौन से हैं, यानी कि आप कौन से टास्क ऐसे हैं जो कि आप आउटसोर्स यानी कि किसी बाहर की कंपनी को दे सकते हो, आपकी जगह पे वो काम करेगी। तो एनालाइजिंग टास्क, प्रोजेक्ट, प्रोसेस और सर्विसेज, यानी कि आपके यहाँ पे जो भी टास्क हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी प्रोसेस या फिर जो भी सर्विसेज है उसको एनालाइज करिए और जो है उसको सेग्रीगेट करिए कि कौन से इंपॉर्टेंट टास्क है, कौन से नॉन कोर टास्क हैं। देन आप जो है उसके लिए स्ट्रेटजी बनाइए और उस स्ट्रेटजी को कम्युनिकेट करिए किससे, स्टेक होल्डर से, यानी कि जो भी आपके बिजनेस के मैनेजमेंट हैं या फिर जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनसे जो है आप डिस्कस करिए कि हम जो है ये हमारा कोर टास्क है, ये हमारा नॉन कोर टास्क है। जो नॉन कोर टास्क है हम इसको जो है किसी बाहर की कंपनी को आउटसोर्स कर सकते हैं जिससे कि हम जो है अपने कोर टास्क पे फोकस कर सकें और जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ है उसको हम दूसरे से करवा सकें। क्लियर। तो आप स्टेक होल्डर से डिस्कस करोगे, कम्युनिकेट करोगे और उनसे परमिशन लोगे। परमिशन मिलते ही आप क्या करोगे, एक राइट वेंडर को सिलेक्ट कर लोगे। क्लियर। राइट वेंडर कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी कंपनी जो आपको उस काम को सही समय पे कम पैसे में प्रोवाइड कर रही हो, अच्छी क्वालिटी का सर्विस प्रोवाइड करके दे दे। तो दैट इज सेलेक्टिंग द राइट वेंडर। आप सपोज कि आप एक कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें आपको हैंडल चाहिए, तो हैंडल बनाने वाली कंपनी जो डिफरेंट कंपनीज हैं उनसे कॉन्टैक्ट करोगे, जो सही अच्छी क्वालिटी का हैंडल और कम प्राइस में आपको सही टाइम पे दे दे, आप उससे जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे। तो स्ट्रक्चरिंग सब कॉन्ट्रैक्ट एंड वेंडर एग्रीमेंट, यानी कि आप यहाँ पे क्या करोगे कि आप जो है उससे कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करोगे। कॉन्ट्रैक्ट में सारी गाइडलाइंस, रूल, रेगुलेशन, कैसे आपको काम करना है, कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, जो पॉलिसी गाइडलाइंस क्या होंगी और जो डेटा लीक हो जाता है उससे रिलेटेड गाइडलाइंस, सारी चीज़ें आप जो है वहाँ पे क्या करोगे, उसको कॉन्ट्रैक्ट को स्ट्रक्चर करोगे, बनाओगे, एग्रीमेंट को बनाओगे। उसके बाद फिर जो है आप जो है फाइनली उस वेंडर से एग्रीमेंट को साइन कर लेते हो, एग्रीइंग ऑन अ टाइम टेबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंटेशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कब से शुरू होगा, कितने साल तक के लिए होगा और क्या क्या टाइमिंग होगी, वो सारी चीज़ें जो है आप वहाँ पे एग्री करते हो। देन मेंटेनिंग बिजनेस रिलेशंस विद द सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उससे जो है आप बिजनेस रिलेशनशिप को मेंटेन रखते हो, टाइमली उसको पेमेंट करोगे, टाइमली वो जो है आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड बिजनेस सपोर्ट, साथ ही साथ उस जो आउटसोर्स कंपनी है जिसको आपने अपना नॉन कोर एक्टिविटीज़ है जो आपने बाहर की कंपनी को दिया है, उससे जो है उसको डिफरेंट बिजनेस सपोर्ट भी आप प्रोवाइड करोगे। अब भाई बाहर की कंपनी को ये तो नहीं पता ना कि आपका जो वर्किंग पैटर्न है वो कैसा है, तो या फिर आपको किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको जो है आउटसोर्स कंपनी को बतानी होती हैं, यानी कि उससे जो है बिजनेस सपोर्ट भी आपको जो यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। तो ये आउटसोर्सिंग प्रोसेस हो जाता है। अब नेक्स्ट सोर्सिंग डिसीजन है दैट इज ऑफशोरिंग। अब सपोज कि एक कंपनी है ABC कंपनी जो कि USA में
में है और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है और वो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्लियर। तो यूएसए बेस्ड कंपनी है एबीसी कंपनी, वो कस्टमर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। लेकिन एक स्टडी में पाया गया कि यूएसए में जो लेबर कॉस्ट है वो ज़्यादा है एज़ पर कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में लेबर कॉस्ट कम है और यूएसए में लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, यानी कि एम्प्लॉय को जो हम सैलरी देते हैं वो यूएसए में ज़्यादा देनी पड़ती है और इंडिया में अगर हम वही काम करवाएं तो इंडिया में हमें एम्प्लॉय को उसी काम के लिए कम पैसे देने पड़ेंगे। तो इस पे फिर क्या हुआ कि यूएसए बेस्ड कंपनी जो एबीसी कंपनी है उसने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम जो हमारी कस्टमर सपोर्ट एक्टिविटीज़ हैं उसको हम इंडिया में शिफ्ट कर दें, यानी कि इंडिया में एक ऑफिस बनाए, वहाँ पर इंडिया के लोगों को रिक्रूट करें और उनसे जो है कस्टमर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करें। क्लियर। तो यूएसए ने जो एबीसी कंपनी है उसने ये डिसाइड किया। तो एबीसी कंपनी ने क्या किया कि यूएसए से अपना जो कस्टमर सपोर्ट सर्विस जो प्रोवाइड करती थी वो उसको ऑफिस को शिफ्ट कर दिया इंडिया में। इंडिया में ऑफिस सेटअप किया, वहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट किए, एम्प्लॉय को रिक्रूट किया और वहाँ से जो है कस्टमर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि इंडिया में लेबर कॉस्ट कम है। तो कम लेबर कॉस्ट पाने के लिए या फिर कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए एबीसी कंपनी ने अपने इस कस्टमर सपोर्ट सर्विस को यूएसए से इंडिया में शिफ्ट कर दिया। तो इसी को क्या कहते हैं? ऑफशोरिंग कहते हैं। क्यों किया? क्योंकि कॉस्ट ऑफ लेबर जो है वो इंडिया में कम थी, इंडिया में कम थी और यूएसए में यानी कि उसके होम कंट्री में ज़्यादा थी। तो यही चीज़ ऑफशोरिंग कहलाती है। क्या मतलब हो गया कि द प्रैक्टिस ऑफ बेसिंग सम ऑफ अ कंपनीज प्रोसेस और सर्विसेज ओवरसीज सो एज टू टेक एडवांटेज ऑफ लोअर कॉस्ट। यानी कि आप जब किसी एक कंट्री में अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे होते हैं और फिर वहाँ पर जो है जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें से कोई एक्टिविटीज़ या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी किसी दूसरे कंट्री में आप शिफ्ट कर देते हो क्योंकि आपको जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर कॉस्ट कम पड़ रहा होता है या फिर टेक्नोलॉजी सस्ती मिल रही होती है, लेबर कम रेट पे मिल जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? ऑफशोरिंग कहते हैं। द ट्रांसफरिंग एक्टिविटीज़ और ऑनरशिप ऑफ अ कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस टू अ डिफरेंट कंट्री। आप इंडिया में बिजनेस करते थे लेकिन अब आपने जो है इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शिफ्ट करके यूएसए में लगा दी क्योंकि वहाँ पर जो है आपको टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिल रहा था, कॉस्ट कम पड़ रही थी। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? ऑफशोरिंग कहलाती है। प्राइमरली टू एक्सेस अ लोअर कॉस्ट लेबर मार्केट। तो मेनली यहाँ पर हम क्यों शिफ्ट करते हैं? क्योंकि हमें लोअर लेबर मार्केट जो है वो एक्सेस करना होता है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि अपना बिजनेस यूनिट या फिर हमने जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी दूसरे कंट्री में। तो यहाँ पर जो ऑफशोरिंग है, यहाँ पर नॉर्मली आपको दो वर्ड सुनने को मिलते होंगे, नियर शोरिंग एंड ऑफशोरिंग। तो नियर शोरिंग कहने का मतलब क्या हो गया कि जब आप अपने कंट्री के आसपास की जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर जब आप शिफ्ट करते हो तो वो चीज़ नियर शोरिंग कहलाती है। ट्रांसफरिंग बिजनेस ऑपरेशन टू अ नेबरिंग कंट्री। वाइल ऑफशोरिंग क्या हो गया कि टेक प्लेस इन अ फारवे डेस्टिनेशन। यानी कि आप सपोज कि इंडिया से यूएसए बहुत दूर है तो इंडिया से यूएसए में ट्रांसफर करो तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? ऑफशोरिंग कहलाएगी। अब इंडिया से ही आपने नेपाल में ट्रांसफर कर दिया या फिर आपने जो है अफगानिस्तान में या फिर श्रीलंका में ट्रांसफर कर दिया तो वो चीज़ नियर शोरिंग कहलाती है। क्लियर। तो नियर शोरिंग ऑफशोरिंग कॉन्सेप्ट एक ही है कि आप अपने कंट्री से छोड़ दूसरे कंट्री में अपना बिजनेस शिफ्ट कर देते हो, लेकिन ऑफशोरिंग में बहुत दूर शिफ्ट करते हो, नियर शोरिंग में आसपास की कंट्री में ही शिफ्ट करते हो अपनी एक्टिविटीज़ को या फिर जो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं उसको शिफ्ट करते हो। तो ऑफशोरिंग में क्या होता है कि यहाँ पर अब आपके ही एम्प्लॉय काम करेंगे लेकिन किसी दूसरी कंट्री में काम कर रहे होंगे। क्लियर। वहाँ पे आउटसोर्सिंग में क्या था कि आउटसोर्सिंग में आप किसी दूसरी कंपनी को देते हो, उस कंपनी के एम्प्लॉय आपके लिए काम करेंगे। ऑफशोरिंग में आप ही के एम्प्लॉय होंगे लेकिन बस प्लेस कोई दूसरा होगा। आउटसोर्सिंग में दूसरी कंपनी होगी, उस कंपनी के एम्प्लॉय होंगे, काम आपका होगा। क्लियर। तो यही जो है इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो यहाँ पर ऑफशोरिंग और आउटसोर्सिंग के डिफरेंसेस की बात करें तो ऑफशोरिंग में क्या हो गया कि एम्स एट ट्रांसफरिंग एक्टिविटीज़ और ऑफिसेज। तो ऑफशोरिंग में आप एक्टिविटीज़ या फिर ऑफिसेज को ही शिफ्ट कर देते हो किसी दूसरे कंट्री में। आउटसोर्सिंग में क्या हो गया? एम्स टू ट्रांसफर ऑपरेशन टू थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर क्या करते हो, जो ऑपरेशन होता है आप उसको किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर देते हो। भाई यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की कॉपीज जो है यूनिवर्सिटी को चेक करनी चाहिए लेकिन यूनिवर्सिटी क्या किया, उस कॉपी को चेक करने के लिए किसी थर्ड पार्टी को लगा दिया या फिर किसी थर्ड पार्टी को स्कैन करने का काम दे दिया या फिर मार्क्स को अपडेट करने के लिए किसी थर्ड पार्टी को दे दिया। तो वो चीज़ आउटसोर्सिंग कहलाती है। क्लियर। फोकस मेनली ऑन कॉस्ट रिडक्शन। ऑफशोरिंग में मेन फोकस क्या होता है कि हम कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए अपने बिजनेस को, अपने एक्टिविटीज़ को शिफ्ट करते हैं किसी दूसरी कंट्री में। और आउटसोर्सिंग में हम फोकस सोली ऑन कोर बिजनेस एक्टिविटीज़। तो हम आउटसोर्सिंग में इसलिए हम जो है नॉन कोर एक्टिविटीज़ को शिफ्ट कर देते हैं, थर्ड पार्टी को दे देते हैं, जिससे कि हमारा जो कोर एक्टिविटी हम उस पर फोकस कर सकें। ऑफशोरिंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाई एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑफशोरिंग में क्या होता है कि हमने शिफ्ट किया है लेकिन किसी थर्ड पार्टी को नहीं दिया है, हमने खाली प्लेस चेंज किया है। तो एम्प्लॉय भी हमारे होंगे, वही एम्प्लॉय काम
करेंगे। लेकिन आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि हमने किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया है काम करने को, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय होंगे वो हमारे लिए काम करेंगे, यानी कि फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय नॉन एम्प्लॉयज़। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं ऑफशोरिंग और आउटसोर्सिंग में। तो होप आपको क्लियर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।